नमस्कार सभी को। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे प्रीपोजिशन और कंजंक्शन के प्रैक्टिस क्वेश्चंस एमटीएस के लिए। तो 50 क्वेश्चन प्रीपोजिशन के होंगे, 50 क्वेश्चन कंजंक्शंस के होंगे। और इसमें हमने कोशिश करी है कि प्रीपोजिशन में सारे कॉन्सेप्ट्स प्रीपोजिशन के कवर हो जाएं जितने पढ़ाए जाते हैं, जिससे कि आपका कंप्लीट रिवीजन हो जाए। और कंजंक्शन में सारे के सारे कंजंक्शन के कॉन्सेप्ट्स आपके कवर हो जाएँ। एक बात पर और ध्यान देंगे कि ये जो प्रैक्टिस क्लासेज हैं एमटीएस के लिए बहुत हेल्पफुल साबित होंगी। तो आप अगर इसको देख रहे हैं रेगुलरली तो देखें। इस वीडियो में कंजंक्शन प्रेपोजिशन कवर कर लेंगे। इसके बाद में जो अगली वीडियो आपकी आएगी उसमें जो बाकी के चैप्टर्स आपके बचे हुए हैं वो भी कवर कर देंगे। तो आइए फटाफट से विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, वी हैड कॉफी टू द यूनिवर्सिटी कैफे लास्ट इवनिंग। अब जैसे ही आप इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, बस आपको छोटा सा एक कॉन्सेप्ट समझ आ जाना चाहिए। वी सेंटेंस का सब्जेक्ट है, हैड आपकी वर्ब है और कॉफी उसका ऑब्जेक्ट है। हमने कॉफी पी, वी हैड कॉफी मींस हमने कॉफी पी। कहाँ पे पी? अब आपको पता होना चाहिए ये जो टू होता है ना, ये डेस्टिनेशन को दिखाता है। और डेस्टिनेशन तो तब होगी ना जब कोई व्यक्ति मूवमेंट में होगा। मान लीजिए मैं चल के जा रहा हूँ, आई एम गोइंग वेयर? आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम गोइंग टू कॉलेज, आई एम गोइंग टू होम, मतलब गोइंग टू माई होम या माई हाउस। ठीक है, तो आई एम गोइंग टू दिल्ली, आई एम गोइंग टू मुंबई। यानी कि जहां पे आप जा रहे हो तो आप क्योंकि मोशन में हो, मूवमेंट में हो, तो आपकी डेस्टिनेशन हो सकती है। बट आपने कॉफी पी, इज देयर एनी काइंड ऑफ मोशन? कोई मोशन है, कुछ है? आप कहोगे नहीं है। अगर मोशन नहीं है यहाँ पे, इसका मतलब है कि आपको पता होना चाहिए कि फिर यहाँ पे टू प्रेपोजिशन नहीं आएगा, क्योंकि डेस्टिनेशन का कोई सेंस नहीं है। फिर यहाँ पे क्या है, सिर्फ एक लोकेशन है। वी हैड कॉफी वेयर, कहाँ पे पी कॉफी। प्योरली अगर आपको कोई लोकेशन बतानी है, कोई पॉइंट बताना है कि कोई चीज कहां पे हुई थी, तो इसके लिए हमें एट का प्रयोग करना होता है। तो एट द यूनिवर्सिटी कैफे लास्ट इवनिंग, लास्ट इवनिंग आपका यहाँ पे एडवर्ब हो जाएगा। आप पाओगे सर बी ऑप्शन में एरर है, टू की जगह पे एट का यूज किया जाएगा। अगर किसी सरफेस पे हम करते हैं तो ऑन लगाते हैं, अगर किसी चीज के अंदर हम करते तो इन लगाते हैं। अब आप कहोगे सर कैफे के तो अंदर ही पी होगी कॉफी, ये कहां पे लिखा है कि कैफे के अंदर होगी? कैफे हो सकता है छत पे हो, कैफे हो सकता है ओपन स्पेस हो। कैफे यहां पे हमारे लिए जस्ट एक पॉइंट है। पॉइंट कहां पी कॉफी? कैफे में पी। तो दैट्स अबाउट इट। तो कैफे जरूरी नहीं है कि एक इनक्लोज्ड स्पेस हो, तो इन लगाना मैंडेटरी नहीं होता है। बाकी ध्यान रखेंगे जब भी हम प्योरली, व्हेनेवर वी प्योरली टॉक अबाउट लोकेशंस कि कोई चीज कहां है, तो ऐसे केस में हम बेसिकली इन या ऑन का प्रयोग ना करके एट का यूज करते हैं। आगे देखेंगे, अगला आपका क्वेश्चन है, ही नेवर टॉक्स फॉर एनीबडी। टॉक टू समबडी होता है। आई एम टॉकिंग टू राधिका, मैं राधिका से बात कर रहा हूं। यू आर टॉकिंग टू सुहानी, आप सुहानी से बात कर रहे हैं। तो ही नेवर टॉक्स टू एनीबडी, तो फॉर नहीं होगा, टॉक्स टू एनीबडी। ही इज अलोन ऑल डे, वह पूरा दिन अकेला रहता है। ठीक है, तो टॉक टू समबडी होता है, ना कि टॉक फॉर समबडी। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हालांकि फॉर का सेंस आ तो सकता है, बट फॉर का सेंस आ जाएगा किसी का पक्ष लेना, तो यहाँ पे पक्ष लेने का सेंस नहीं है। यहाँ पे कह रहे हैं वो अकेला रहता है, अकेला रहता है, दैट मीन्स he doesn't talk to anybody, वह किसी से बात नहीं करता है। आगे देखेंगे, अगला आपका क्वेश्चन है, तो आई एम वेरी मच obliged of my friend for the help he rendered to me। तो आई सब्जेक्ट है, एम वर्ब है। आई एम वेरी मच obliged, मैं obliged हूं। obliged to somebody होता है, obliged to somebody। so I am very much obliged to my friend, मैं इसके प्रति obliged हूं। आपने अगर कभी एप्लीकेशन वगैरह लिखे छुट्टी के लिए स्कूल के टाइम पे, तो आपने लिखा होगा आई विल बी ग्रेटफुल टू यू, प्रिंसिपल साहब के लिए। आई विल बी ऑब्लाइज्ड टू यू, तो ऑब्लाइज्ड टू समबडी, ग्रेटफुल टू समबडी, इनमें टू का यूज करते हैं। ठीक है, तो आप जब किसी के प्रति आभार जताते हैं तो आपका आभार का रेसिपिएंट कौन है, आपके आभार की डेस्टिनेशन क्या है, तो रेसिपिएंट डेस्टिनेशन के सेंस में टू का यूज करते हैं। यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे अगर आप बात कर रहे हो तो आपकी जो बातें हैं वो किसके पास जा रही है, आपकी बातों की डेस्टिनेशन क्या है? व्यक्ति। तो आई एम टॉकिंग टू राधिका, दैट मीन्स जो मेरी टॉक्स हैं उनको रिसीव कौन कर रहा है? राधिका। मेरी बातों को रिसीव कौन कर रहा है? राधिका। सो राधिका बिकम्स द रेसिपिएंट। तो रेसिपिएंट होगा जिससे हम बात कर रहे हैं, तो टू आ जाता है ऐसे में। ठीक है, तो आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका है। बाकी यहां देखेंगे फॉर किस चीज के लिए, तो फॉर द हेल्प। फॉर जनरली पर्पज बताता है, किस पर्पज के लिए आप बेसिकली ऑब्लाइज्ड हो? द हेल्प। और कौन सी हेल्प? द हेल्प दैट ही रेंडर्ड, जो कि उसने रेंडर की। कहां पे रेंडर की? रेंडर का रेसिपिएंट कौन था? मी। हेल्प का रेसिपिएंट मैं था, तो आप कहोगे रेसिपिएंट के लिए टू आ जाएगा, तो रेंडर्ड टू मी। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका, यू एक्सप्रेस्ड योर ओपिनियन वेरी क्लियरली बट आई एम सॉरी आई कैन नॉट एग्री टू यू। सब्जेक्ट है, वर्ब है, योर ओपिनियन उसका ऑब्जेक्ट है। आपने अपना ओपिनियन बड़े अच्छे से एक्सप्रेस किया, वेरी क्लियरली आपका एडवर्ब हो गया। बट आपका कंजंक्शन आ गया, आई एम सॉरी, लेकिन मैं माफी चाहूंगा।
आई एम सॉरी, वैसे यहाँ पर सेमी कॉलन आना चाहिए। आई कैन नॉट एग्री, मैं एग्री नहीं कर सकता हूँ। किससे एग्री नहीं कर सकता हूँ? आपसे। जब भी हम किसी व्यक्ति से एग्री करते हैं तो एग्री विथ समबडी होता है, ठीक है। सो एग्री टू समबडी नहीं होता है, एग्री विथ समबडी होता है। तो विथ आपका आ जाएगा। कौन से वाले पार्ट में एरर है? लास्ट वाले में। लास्ट वाले पार्ट में आपका एरर आ जाएगा। तो आई एम सॉरी, आई कैन नॉट एग्री टू यू की जगह पे एग्री विथ यू, ठीक है। एग्री टू समबडी का मतलब होता है से यस टू समबडी, मतलब एग्री टू समथिंग यानी कि से यस टू समथिंग, ठीक है। जब आप किसी से यस कह देते हो, हाँ बोल देते हो, किसी चीज के लिए आप बेसिकली कंसीड कर जाते हो, तो ऐसे केस में एग्री के साथ टू भी आ सकता है। किसी प्रपोजल वगैरह के लिए आप लगा सकते हो एग्री टू द प्रपोजल, ठीक है। ऑन होता है बेसिकली मैटर ऑफ डिस्कशन, जब आप किसी मुद्दे पर एग्री कर जाते हो तो एग्री ऑन समथिंग, ठीक है। तो कोई टर्म्स एंड कंडीशन, मैटर ऑफ डिस्कशन, तो ऑन आ जाता है। एग्री के साथ विथ एक सेंस में और आता है जब टैली करने का सेंस हो, जब कोई चीज किसी से टैली होती है, सो एग्री विथ, ठीक है। आगे देखेंगे भाई, अगला है शी वॉज फॉन्ड ऑफ वॉकिंग अलोंग द पाथ बिसाइड्स द लेक। सी सब्जेक्ट है, वॉज आपका वर्ब है, फॉन्ड आपका एडजेक्टिव है, ऑफ प्रेपोजिशन है। फॉन्ड ऑफ समथिंग आपका एकदम करेक्ट होता है, या फॉन्ड ऑफ डूइंग समथिंग। तो सी वॉज फॉन्ड ऑफ प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद वर्ब आएगी तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी। अलोंग द पाथ, अलोंग यानी कि के साथ साथ, और पाथ कहाँ पे? लेक के बगल में। दो प्रिपोजिशन होते हैं ये, एक होता है सर जी बिसाइड और एक होता है बिसाइड्स। बिसाइड का मतलब होता है बाय द साइड ऑफ, किसी के बगल में, बाय द साइड ऑफ। और बिसाइड्स का मतलब होता है अपार्ट फ्रॉम, के अलावा। अब हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि नदी के अलावा उसके बगल में, नहीं, हम कह रहे हैं नदी के साथ साथ, नदी के साथ में जो रास्ता है, द पाथ, विच पाथ, कौन सा पाथ? वो वाला रास्ता जो नदी के साथ है, नदी के साइड में, बाय द साइड ऑफ रिवर। तो आप पाओगे, मतलब लेक, नॉट रिवर, लेक, ठीक है, जो लेक के साथ में रास्ता है, तो आप आसानी से कह सकते हो सर बिसाइड्स की नहीं, किसकी जरूरत है? बिसाइड की, क्योंकि बिसाइड्स का मतलब होता है के अतिरिक्त या के अलावा। नेक्स्ट देखेंगे अगला। अगला आपका क्वेश्चन है आई ऑलवेज लव टू ईट स्नैक्स एट द इवनिंग। अब ये बहुत सिंपल है, आई सब्जेक्ट है, ऑलवेज आपका एडवर्ब है, लव आपकी वर्ब है। क्या पसंद करते हो? टू ईट, खाना। क्या खाना? स्नैक्स खाना। कब खाना? तो आपको पता होगा, मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, नाइट, इनके साथ में इन द इवनिंग, इन द मॉर्निंग, इन द नाइट। वैसे इन द नाइट जनरली तब लगाते हैं जब कोई एक पर्टिकुलर नाइट की बात करें, लेकिन मॉर्निंग इवनिंग के लिए नॉर्मली ही इन द इवनिंग, इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, इन द इवनिंग, इस तरीके से लिखते हैं। तो कभी भी आपको एट द इवनिंग नहीं लिखना है, इन द इवनिंग। एट आता है, पार्ट ऑफ डे के साथ में एट आता है, एट नून, एट नाइट, एट मिडनाइट। एट नाइट का मतलब होता है एनी नाइट। नाइट के साथ में एट, इन और ऑन तीनों ही प्रेपोजिशंस आ सकते हैं। जब नाइट के साथ में एट आता है तो उसका मतलब होता है एट नाइट, मतलब जनरली कोई भी नाइट, एनी नाइट और एवरी नाइट। जब भी होता है ऑन प्रेपोजिशन तो उसके साथ में किसी या तो एडजेक्टिव का प्रयोग हो रखा होगा और या फिर पीछे आपका ऑफ का प्रयोग हो रखा होगा, जैसे ऑन फ्राइडे नाइट, ऑन सैटरडे नाइट, ठीक है, ऑन अ कोल्ड नाइट, इस तरीके से, ऑन अ डार्क नाइट, इस तरीके से, तो ऑन आ जाता है। ऑन द नाइट ऑफ क्राइम, क्राइम वाली नाइट में। और इन द नाइट का मतलब होता है कोई पर्टिकुलर नाइट लेकिन पीछे ऑफ नहीं हो, ठीक है, तो वहां पे इन द नाइट आ जाता है, ध्यान देंगे। तो आई ऑलवेज लव टू ईट स्नैक्स इन द इवनिंग लिखेंगे, ना कि एट द इवनिंग। नेक्स्ट देखेंगे आगे। बाकी एट का प्रयोग और करते हैं, एट सनराइज, एट सनसेट, एट डॉन, एट डस्क, इनके साथ भी एट का यूज होता है, ठीक है। और जब भी एट आता है तो एक बात कॉमन है कि आर्टिकल आपका नहीं आता है, यही, ठीक है। शी ऑफन गोज फॉर अ वॉक विथ हर डॉग इन द नाइट। अभी जस्ट बताया था आपको, इन द नाइट तो किसी पर्टिकुलर नाइट की बात कर रहे हैं, और यहाँ पे हम ऑफन कह रखा है, ऑफन यानी कि अक्सर, यानी कि ये ऐसा एक्शन है जो यूजुअली होता है। तो एवरी नाइट और एनी नाइट का सेंस बनेगा, एवरी नाइट या एनी नाइट का सेंस बनेगा, तो इन द नाइट नहीं कहेंगे हम, बेसिकली क्या कहना चाहिए? एट नाइट। एट नाइट शुड बी द करेक्ट आंसर, एट नाइट शुड बी द करेक्ट आंसर। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। द स्टूडेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू कम इन द राइट टाइम। अच्छा ध्यान देंगे, ये जो टाइम का सेंस होता है तो इसमें तीन एक्सप्रेशन आपको याद रखने हैं, ऑन टाइम, इन टाइम। ऑन टाइम मतलब समय पर, जिस समय जरूरत थी बुलाने की उसी समय पर, ऑन टाइम यानी कि समय पर। इन टाइम यानी कि समय से पहले ही, इन टाइम। रीच इन टाइम का मतलब है समय से पहुंच जाना भाई, रीच ऑन टाइम मतलब है समय पर पहुंच जाना। जैसे रेलगाड़ी चलेगी तो वो इन टाइम चलेगी, ऑन टाइम चलेगी, आप कहोगे ऑन टाइम। रेलगाड़ी का चलने का समय 9 बजे का है, 9:05, तो ये थोड़ी नहीं कि 9:03 पे चल दे, 9:05 पे चलेगी। तो रेलगाड़ी कब चलेगी? ऑन टाइम।
लेकिन जब भी हम बात करेंगे, जैसे मान लीजिए स्कूल आपका क्लास शुरू होती है 9 बजे, ठीक है, ऑनलाइन नहीं, ऑफलाइन क्लास की बात कर रहे हैं हम। ऑफलाइन क्लास अगर आपकी 9 बजे शुरू होती है और आप बेसिकली वहां पे एग्जैक्ट 9 बजे पहुंचोगे, यू रीच ऑन टाइम? नहीं, यू रीच इन टाइम। इन टाइम यानी कि टाइम से ही पहुंच जाओ। मे भी पहुंच जाओ 8:40 पे, मे भी पहुंच जाओ 8:50 पे, 8:40, 8:50, 8:55 ऐसे पहुंच जाओ, तो यू आर इन टाइम। और एक होता है आपका एट द राइट टाइम। तो जब भी टाइम के साथ में राइट आ जाए, एप्रोप्रिएट आ जाए, जनरली इस पर क्या लगाते हैं? एट लगाते हैं, एट द राइट टाइम, एट द राइट टाइम। तो इन द राइट टाइम नहीं होगा, एट द राइट टाइम होगा। तो क्योंकि एक पॉइंट बन जाता है, पॉइंट बन जाता है, तो एट द राइट टाइम। कौन सा वाला पार्ट में एरर हो जाएगा? सी वाले पार्ट में, एट द राइट टाइम। तो द स्टूडेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू कम एट द राइट टाइम। एट द राइट टाइम यानी कि सही समय पर। आगे देखेंगे, द इनोसेंट क्लर्क वाज अक्यूज्ड विथ मिस अप्रोप्रिएटिंग फंड्स ऑफ द कंपनी। ये देखो, एक्यूज्ड हो या एक्विटेड हो। एक्यूज यानी कि जब भी हम किसी पे आरोप लगाते हैं, ठीक है, और एक्विट करने का मतलब होता है किसी को जब बरी करते हैं। दोनों ही केस में आपको ऑफ प्रेपोजिशन का यूज करना है, ठीक है। तो द इनोसेंट क्लर्क वॉज अक्यूज्ड विथ नहीं लिखते हैं, अक्यूज्ड ऑफ होता है। चार्ज्ड विद लिखते हैं हम, ठीक है, चार्ज्ड विथ। जब भी किसी पर चार्जेस लगाती है पुलिस, तो हम कह सकते हैं कि ही वॉज चार्ज्ड विथ मिस अप्रोप्रिएटिंग फंड्स। तो अक्यूज्ड की जगह पे चार्ज्ड होता तो सही हो सकता था, लेकिन अक्यूज्ड के साथ हमेशा क्या आएगा? ऑफ। तो अक्यूज्ड ऑफ समथिंग, अक्यूज्ड ऑफ डूइंग समथिंग, अक्यूज्ड ऑफ समथिंग, दोनों तरीके से आ जाता है। तो आप पाओगे कौन से वाले पार्ट में रह रहा है? इस वाले में, बी वाले में। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन। ही लिव्स इन 45 चर्च स्ट्रीट विथ हिज फैमिली। अब आपको पता है इन कब आता है? जब एक एरिया की बात हो, या जब कोई एक किसी चीज के अंदर की बात हो। ऑन कब आता है? जब सरफेस की बात हो या लाइन की बात हो। और एट कब आता है? जब पॉइंट की बात हो। मान लीजिए आप एक गली की बात करते हैं कि वो उस गली पर रहता है, तो गली एक लाइन की तरह से बनता है। ही लिव्स ऑन हडसन लेन, ठीक है। तो ऑन कब क्यों लगाते हैं? क्योंकि ऑन एक लाइन पे है, ठीक है। आप किसी नदी के किनारे रहते हैं तो नदी भी एक लाइन के तरीके से, तो ऑन आएगा। तो ऑन का प्रयोग कब करते हैं हम? बेसिकली जब कोई व्यक्ति लाइन पे हो। लेकिन अगर गली के अंदर मकान नंबर बता दिया जाए, जैसे मान लीजिए ये आपकी गली है, तो गली एक लाइन है, लेकिन अगर यहाँ पे मकान नंबर बता दिया तो ये क्या बन गया? एक पॉइंट बन गया। तो जब भी मकान नंबर अगर कभी लिखा होगा एड्रेस के साथ में, तो वी नीड एट, नॉट इन। तो एट 45 चर्च स्ट्रीट, यानी कि चर्च स्ट्रीट का जो 45 नंबर मकान है उसमें रहती है वो, तो उसमें रहता है वो। ही लिव्स एट 45 चर्च स्ट्रीट विथ हिज फैमिली, अपने परिवार के साथ। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका। द न्यू सॉफ्टवेयर कंसिस्ट्स फ्रॉम नहीं होता है, कंसिस्ट्स ऑफ होता है। ध्यान देंगे, एक शब्द होता है कंप्राइज और एक होता है कंसिस्ट। दोनों ही वर्ब होते हैं, दोनों का मीनिंग लगभग सेम होता है। कंप्राइज के साथ में प्रेपोजिशन नहीं लगाते हैं, लेकिन कंसिस्ट के साथ में हमेशा और हमेशा क्या लगाते हैं? ऑफ लगाते हैं। अच्छा ध्यान देंगे, अगर कंप्राइज को पैसिव स्ट्रक्चर में यूज करें, यानी कि इज एम आर के साथ में कंप्राइज्ड लिखा हो, तो वहां पे ऑफ आता है, ठीक है। द क्लास कंसिस्ट्स 40 स्टूडेंट्स। द क्लास कंप्राइजेज 40, मतलब द क्लास कंसिस्ट्स ऑफ 40 स्टूडेंट्स। तो कंसिस्ट आएगा तो ऑफ आएगा। द क्लास कंप्राइजेज 40 स्टूडेंट्स, या द क्लास इज कंप्राइज्ड ऑफ 40 स्टूडेंट। तो कंप्राइज जब एक्टिव सेंस में आएगा, नो प्रेपोजिशन, और कंप्राइज जब पैसिव के तरीके से आएगा, सो प्रेपोजिशन ऑफ का वहां पे प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे तो कंसिस्ट है तो फ्रॉम नहीं, ऑफ का यूज करते हैं। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आगे देखेंगे, देयर इज अ होल वर्ल्ड आउट देयर दैट इज इनविजिबल फ्रॉम द नेकेड आई। तो देयर इज अ होल वर्ल्ड, अ होल वर्ल्ड सब्जेक्ट है, इज आपकी वर्ब है, देयर से आपका सेंटेंस स्टार्ट होता है, इंट्रोडक्टिव होता है बस ये, ठीक है। आउट देयर यानी कि बाहर है, दैट इज जो कि है, क्या है? इनविजिबल। तो समथिंग कैन बी विजिबल टू समथिंग एंड इनविजिबल टू समथिंग। तो इनविजिबल फ्रॉम नहीं होता है, इनविजिबल टू होता है। कोई चीज किसके लिए इनविजिबल है? सो इनविजिबल टू द नेकेड आई। नेकेड आई यानी कि नग्न आंख, यानी कि बिना चश्मा के नहीं देख सकते हैं, ठीक है। तो नेकेड आई, सो इनविजिबल टू द नेकेड आई लिखते हैं, कभी भी फ्रॉम नहीं लिखेंगे। ध्यान रखेंगे कौन से वाले पार्ट में एरर आ जाएगा? बी वाले में। नेक्स्ट, माई एल्डर सन डील्स विद स्पेयर पार्ट्स एंड मैनेजेस हिज ब्रेड एंड बटर। अब देखो, डील वर्ब जो होती है इसके दो मीनिंग हो सकते हैं। डील का एक तो मतलब हो सकता है व्यापार करना, और एक डील का मतलब हो सकता है निपटना। हम कहते हैं ना कि चल मैं डील कर लूंगा इसके साथ, आई विल डील विद इट, आई विल डील विथ हिम। कोई मामले से निपटना हो, या किसी व्यक्ति से निपटना हो, या किसी व्यक्ति से बातचीत करनी हो, यू से डील विथ, आई विल डील विथ राधिका, आई विल डील विद द प्रॉब्लम, मैं डील कर लूंगा प्रॉब्लम के साथ। लेकिन जब भी डील का मतलब होता है व्यापार करना, आप किस चीज का व्यापार करते हो? आई डील इन एक्सपोर्टेड गुड्स, मतलब सॉरी नॉट एक्सपोर्टेड, इंपोर्टेड, जो बाहर से मंगाई जाती हैं, ठीक है। तो आई डील इन इंपोर्टेड गुड्स, इंपोर्टेड गुड्स को बेचता हूँ।
ठीक है, या आई डील इन कंप्यूटर हार्डवेयर्स, ठीक है, जो हार्डवेयर है कंप्यूटर का उसकी बात कर रहे हैं, तो आई डील इन कंप्यूटर हार्डवेयर, ठीक है। तो डील इन का मतलब होता है व्यापार करना, आई डील इन रेडीमेड क्लॉथ्स, ठीक है। सो डील इन बेसिकली, तो आप यहाँ पे आसानी से कह सकते हो डील्स विथ नहीं आएगा, डील इन आएगा, क्योंकि स्पेयर पार्ट्स की बात कर रहा है, वो पार्ट्स जो स्पेयर में रहते हैं, यानी एक्स्ट्रा पार्ट जो होते हैं, स्पेयर पार्ट्स की बात कर रहा है, अलग अलग जो पार्ट्स मिल जाते हैं। तो माई एल्डर सन डील्स इन स्पेयर पार्ट्स एंड मैनेजेज हिज ब्रेड एंड बटर। ब्रेड एंड बटर का मतलब है यहाँ पे रोजी रोटी। आगे देखेंगे अगला, जैसन्स ऑफिस इज नियर टू द यूनिवर्सिटी बिल्डिंग इन टाउन। अब आप कहोगे ये जो जैसन का ऑफिस है ये कहाँ है, इट इज नियर टू लगा रखा है। देखो ये नियर भी अपने आप में क्या होता है, आप पाओगे नियर एक प्रेपोजिशन है। अगर नियर अपने आप में एक प्रेपोजिशन है तो क्या हमें अलग से टू की जरूरत है, आप कहोगे नहीं है, नहीं है तो टू को हटा दीजिए। हालांकि नियर के साथ टू आता है, लेकिन तब आता है जब आगे कोई फिजिकल थिंग ना हो के कोई एब्स्ट्रैक्ट चीज हो, कोई भी एब्स्ट्रैक्ट चीज। जैसे मान लीजिए हमारा कोई प्रोजेक्ट चल रहा है और वो कंप्लीट होने वाला है, तो द प्रोजेक्ट इज नियर कंप्लीशन और नियर टू कंप्लीशन। अब कंप्लीशन एक फिजिकल चीज है या एब्स्ट्रैक्ट है? अब कंप्लीशन कोई जगह तो है नहीं कि देखो जी ये रही कंप्लीशन, नहीं, कंप्लीशन इज एन आइडिया, आइडिया है, एब्स्ट्रैक्ट है। तो द प्रोजेक्ट इज नियर टू कंप्लीशन। मैं कहूंगा कि ये तो बर्बाद होने के करीब है, ही इज नियर बीइंग रूइंड, बीइंग रूइंड यानी बर्बाद होने, तो बीइंग रूइंड के साथ में नियर लिखेंगे या नियर टू? आप कहोगे सर ये भी एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है, आइडिया यानी कि ही इज नियर टू बीइंग रूइंड, वह करीब है कि वह बर्बाद हो जाएगा धीरे धीरे। तो जब भी हम बात करते हैं एब्स्ट्रैक्ट सेंस की, ठीक है, तो ऐसे केस में यू कैन इजीली से कि हमें नियर टू लगाना है। एंड जब भी हम बात करते हैं फिजिकल थिंग्स की, तो हमें नियर टू नहीं नियर का प्रयोग करना होता है। कम सिट नियर टू मी और नियर मी। अब मी तो एक फिजिकल थिंग है, मैं तो यहीं पे हूं, तो कम एंड सिट नियर मी। माई हाउस इज नियर अ टेम्पल, नियर टू नहीं लिखेंगे, नियर अ टेम्पल, नियर यानी कि यहां पे प्रीपोजिशन है। तो आप पाओगे तो जेसन्स ऑफिस इज नियर द यूनिवर्सिटी बिल्डिंग, यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग है और कहां पे, इन टाउन। ध्यान देंगे टाउन के साथ जब इन वगैरह आता है तो इन टाउन एकदम करेक्ट होता है, कोई दिक्कत नहीं, कोई आर्टिकल की आपको जरूरत नहीं होती, ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे अगला आपका, तो एट द एंड इट इज योर हैप्पीनेस दैट मैटर्स टू मी द मोस्ट। जनरली आपको ध्यान रखना है एट द एंड भी सही होता है और इन द एंड भी सही होता है, एट द बिगिनिंग भी सही होता है और इन द बिगिनिंग भी सही होता है। तो एट द एंड कब लगाएंगे और इन द एंड कब लगाएंगे, सेंस समझ लेना। अगर पीछे ऑफ आ रखा है तो पक्की बात है कि एट आएगा, एट द एंड ऑफ मूवी, एट द एंड ऑफ समथिंग, है ना, तो एट आएगा, या एट द बिगिनिंग ऑफ द मूवी, ठीक है। जब भी ऑफ आ जाता है ना जनरली एट ही आता है। इन कब आता है, या फिर आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, जब भी हम सीक्वेंस की बात करते हैं, किसी भी चीज का सीक्वेंस, तो सीक्वेंस के सेंस में हम एट लगाते हैं। एंड जब भी हम बात करते हैं टाइम के सेंस में तो हम इन लगाते हैं। आप कहोगे सर सीक्वेंस और टाइम का क्या डिफरेंस है, समझने का प्रयास करना। टाइम का सेंस आता है बिगिनिंग, अगर मैं कह रहा हूं ना इन द एंड, अगर मैं कहता हूं तो इन द एंड का मतलब है कि अंत में क्या हुआ, व्हाट वाज द कंक्लूजन। तो अगर कंक्लूजन को एक्सप्रेस करना है तो वी शुड से इन द एंड। और अगर हमें यह बताना है कि व्हाट वाज द लास्ट थिंग, कौन सी चीज थी जो अंतिम थी, तो वी शुड से एट द एंड। ऐसे बिगिनिंग के केस में अगर हमें यह कहना है कि कोई चीज कैसे शुरू हुई, स्टार्टिंग में थी क्या, तो अगर हमें किसी चीज को इनिशियली क्या था उसका स्टार्टिंग की बात करनी है हमें, तो हम कहेंगे इन द बिगिनिंग, ठीक है। जैसे लाइक मान लीजिए मैंने तैयारी करी और मैं कहूं कि यार स्टार्टिंग में ना मेरे को इंग्लिश नहीं आती थी, तो आई स्ट्रगल्ड अ लॉट इन द बिगिनिंग। इन द बिगिनिंग यानी कि इनिशियली। बट जब भी हम बात करते हैं सीक्वेंस वाइज तो हम कहते हैं एट द एंड। लाइक मान लीजिए मैं अगर आपसे कहता हूं कि हर एक स्टेटमेंट के पीछे फुल स्टॉप होता है, तो देयर इज अ फुल स्टॉप। फुल स्टॉप को पीरियड भी बोलते हैं हम, ब्रिटिश इंग्लिश में फुल स्टॉप होता है, अमेरिकन इंग्लिश में जनरली पीरियड बोला जाता है। तो देयर इज अ फुल स्टॉप स्लैश पीरियड इन द एंड ऑफ अ सेंटेंस और एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस। अब यहां पर टाइम का सेंस नहीं है, सीक्वेंस वाइज देखें तो देयर इज अ फुल स्टॉप एट द एंड ऑफ एवरी सेंटेंस, एवरी स्टेटमेंट, नॉट सेंटेंस, क्योंकि सेंटेंस में तो क्वेश्चन भी हो सकता है। स्टेटमेंट का मतलब है कि वो असर्टिव सेंटेंस है, ठीक है। तो देयर इज अ फुल स्टॉप एट द एंड ऑफ एवरी असर्टिव सेंटेंस। तो आप आसानी से कह सकते हो कि सर यहां पे देख लेते हैं अब, तो एट द एंड क्या हम सीक्वेंस वाइज बात कर रहे हैं कि सबसे लास्ट वाली चीज वो है जो हैप्पीनेस है? नहीं,
हम बात कर रहे हैं कि अल्टीमेटली व्हाट इज द कंक्लूजन, किसी भी चीज का कंक्लूजन वही है अगर लास्ट में खुशी है। सो वी आर टॉकिंग अबाउट द कंक्लूजन, एंड इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द कंक्लूजन वी शुड से इन द एंड। अच्छा, ये क्वेश्चन ऐसा है, दो जगह पे अंडरलाइन कर रखा है और दोनों को इंप्रूव करके यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए। एट द एंड के दो ऑप्शन दे दिए, इन द एंड आएगा या टू द एंड आएगा। मैटर्स टू मी के दो दे दिए, मैटर्स विथ मी और मैटर्स फॉर मी। तो मैटर्स टू तो पहले से ही सही है, तो इन दोनों को तो कोई चेंज करने की जरूरत ही नहीं है। एट द एंड गलत था, उसकी जगह पे इन द एंड आ जाएगा, एंड दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका। तो इंडिया हैज ज्वाइंड द ग्लोबल फाइट अमंग टैक्स इवेजन। तो इंडिया ने ज्वाइन कर लिया ग्लोबल फाइट। किस चीज के लिए ग्लोबल फाइट चल रही है? टैक्स इवेजन के अगेंस्ट में। देखो, फाइट जो होती है, यू फाइट अगेंस्ट समथिंग, तो फाइट अगेंस्ट समथिंग होता है, फाइट अमंग समथिंग नहीं होता है। अमंग तो हो जाएगा उसके बीच में, तो टैक्स इवेजन के बीच में नहीं है, अगेंस्ट है। ध्यान देंगे, अमंग का यूज करते हैं जब हम किसी चीज के बीच में हो, और अगेंस्ट का यूज करते हैं जब हम किसी चीज के विरोध में हो। अगेंस्ट एक तो किसी चीज के विरोध को दिखाता है, और एक अगेंस्ट हम ऐसे करके लिख देते हैं जब हम किसी चीज से ऐसे खड़े हो। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मेरा लेक्टन रखा है और मैं इस पे ऐसे करके खड़ा हो जाता हूँ, ठीक है। सो आई एम स्टैंडिंग अगेंस्ट द लेक्टन, आई एम स्टैंडिंग अगेंस्ट द लेक्टन। लेक्टन यानी जो आपने देखा है ना, जिसको अक्सर करके लोग पोडियम बोल देते हैं, हम भी पोडियम बोल देते हैं, लेकिन पोडियम एक्चुअली में वो स्टेज होती है, एंड लेक्टन ये होता है जो कि हम जिस पर खड़े हैं। अभी हम जिस पर खड़े नहीं, मतलब जिसके सहारे लेके मैं खड़ा हूँ। तो आई एम स्टैंडिंग अगेंस्ट द लेक्टन, मैं ऐसे करके खड़ा हूँ क्योंकि इस मतलब सहारा ले रखा है ये मैंने, ठीक है। सिमिलरली मान लीजिए एक सीढ़ी है, लैडर जिसको बोलते हैं, ऐसे दीवार है और सीढ़ी उस दीवार से ऐसे खड़ी है, तो द लैडर इज अगेंस्ट द वॉल। अगेंस्ट द वॉल यानी कि ऐसे उस पर सहारा लेके खड़ी है, तो एक तो अगेंस्ट वहां पे आता है और एक अगेंस्ट बेसिकली किसी के विरोध में। तो यहाँ पे फाइट जो है, द फाइट इज अगेंस्ट टैक्स इवेजन, मतलब टैक्स इवेजन, जो टैक्स है उसको जो बचाते हैं लोग, इवेड करते हैं। इवेड करने का मतलब जो समझते हैं ना, बच निकलना। तो टैक्स इवेजन का मतलब है जो लोग टैक्स से बच निकलते हैं, उसके अगेंस्ट में जो फाइट चल रही है, क्योंकि सरकार तो नहीं चाहेगी कि कोई भी बिना टैक्स के बच निकले। तो टैक्स इवेजन यानी कि अगेंस्ट आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे, ही हैज बीन प्रेजेंटेड ऑफ ऑनररी अवार्ड्स। प्रेजेंट समबडी विथ समथिंग या प्रेजेंट समथिंग टू समबडी। तो प्रेजेंट हो गया, सप्लाई हो गया, इंटरेस्ट हो गया, किसी को कुछ देना। तो प्रेजेंट समबडी विथ समथिंग या फिर प्रेजेंट समथिंग टू समबडी। यहां पे देखेंगे ही हैज बीन, तो ही जिसको दिया गया वो तो शुरुआत में आ गया। तो वस्तु की बात करते हैं तो ऑफ का नहीं, किसका यूज करेंगे? विथ का। तो ही हैज बीन प्रेजेंटेड विथ ऑनररी अवार्ड्स या ऑनररी अवार्ड्स हैव बीन प्रेजेंटेड टू हिम। तो हिम को पीछे ले आते हैं तो टू आता, अगर अवार्ड्स पीछे हैं तो विथ आएगा। तो सप्लाई करना, इंटरेस्ट करना, ठीक है, तो इनका ध्यान रखेंगे। तो आप प्रेजेंटेड ऑफ नहीं, प्रेजेंटेड विथ आएगा। प्रेजेंटेड यहाँ पे बेसिकली क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ठीक है। प्रेजेंट समबडी यानी कि टू गिव समबडी, खास करके कोई उपहार, कोई अवार्ड्स देते हैं तो हम प्रेजेंट करते हैं। जब किसी को हम जिम्मेदारी देते हैं तो इंटरेस्ट करते हैं। जब हम किसी चीज की सप्लाई किसी को देते हैं तो सप्लाई करते हैं उसको वो चीजें, ठीक है। तो सिंपल है। इट्स नेक्स्ट अगला देखेंगे। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट्स यू एट द कन्वोकेशन पार्टी। सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू, आपको ध्यान रखना है जब भी ये फ्रेजेस होते हैं आपके, लुक फॉरवर्ड टू हो गया, ठीक है, यूज्ड टू हो गया। यूज्ड टू का मतलब होता है जब आप किसी चीज को मतलब आदी हो जाते हो किसी चीज के, तो लुक फॉरवर्ड टू हो गया, यूज टू हो गया, विथ अ व्यू टू हो गया, ठीक है। ये तीन चार जो कॉमनली पूछे जाते हैं, तो यूज टू, लुक फॉरवर्ड टू और विथ अ व्यू टू। इसके अलावा हैबिचुएटेड टू हो गया, आप जब किसी चीज के हैबिचुअल हो जाते हैं तो इनमें जो टू आ रहा है ना पीछे, हैबिचुएटेड टू हो गया, ठीक है, कंड्यूसिव टू हो गया। वैसे तो बहुत सारे वर्ड्स हैं ऐसे, लेकिन जो कॉमन पूछे जाते हैं, तो जो ये टू है इसमें, ये टू जो है ये एक इन्फिनिटिव मेकर नहीं है। टू के दो फंक्शन हो सकते हैं। पहला फंक्शन टू का होता है जहां पे टू एक इन्फिनिटिव मेकर है। इन्फिनिटिव मेकर यानी कि इन्फिनिटिव का पार्ट है, टू प्लस v1। दूसरा फंक्शन हो सकता है टू का जहां पर टू एक प्रेपोजिशन है। अच्छा, डिफरेंस क्या आ जाएगा? अगर टू एक इन्फिनिटिव मेकर है तो उसके बाद में वर्ब की बेस फॉर्म आएगी, और अगर टू आपका एक प्रेपोजिशन है तो उसके बाद में वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी। एंड दिस इज द बेसिक डिफरेंस। तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू, टू यहाँ पे एक प्रेपोजिशन होता है, लुक फॉरवर्ड टू। अगर ये प्रेपोजिशन है तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म आनी चाहिए, तो मीटिंग लिखेंगे ना कि मीट्स, क्योंकि जब भी कोई प्रेपोजिशन हो उसके बाद अगर वर्ब आती है तो वो आईएनजी फॉर्म में यूज करी जाती है, ना कि किसी और फॉर्म में। तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू एट द कन्वोकेशन पार्टी। कन्वोकेशन क्या होता है? जब लोग ग्रेजुएट होते हैं और जहां पर उनको डिग्रीज दी जाती हैं, वो होता है कन्वोकेशन पार्टी। नेक्स्ट देखेंगे अगले। इट इज पॉसिबल टू प्रिवेंट वन सेल्फ विथ रेस्पिरेटरी डिसीजेज बाई मेंटेनिंग अ डिसिप्लिन्ड लाइफ स्टाइल।
इट इज पॉसिबल, ऐसा पॉसिबल है। क्या पॉसिबल है? टू प्रिवेंट, प्रिवेंट करना। ध्यान रखेंगे प्रिवेंट के साथ में फिक्स्ड प्रेपोजिशन फ्रॉम आता है। इट इज आस्क्ड रेपिटेडली, इसको बार बार पूछा जाता है कि प्रिवेंट के साथ में विथ वगैरह नहीं, फ्रॉम का यूज किया जाता है। एक तो प्रिवेंट के साथ जनरली रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी आ जाता है, तो प्रिवेंट योरसेल्फ फ्रॉम समथिंग, फ्रॉम, ठीक है। सो प्रिवेंट फ्रॉम, प्रिवेंट फ्रॉम, कौन सा वाला ऑप्शन में आंसर बनेगा आपका? तो विथ की जगह पे फ्रॉम का यूज किया जाएगा। रेस्पिरेटरी डिसीजेस, बाई मेंटेनिंग, बाई प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद अगर वर्ब आएगी तो आईएनजी फॉर्म में आएगी। और डिसिप्लिन्ड लाइफस्टाइल, अगर आप डिसिप्लिन्ड लाइफस्टाइल जीते हैं तो आप अपने आप को प्रिवेंट कर सकते हो इन चीजों से। गोइंग टू द वीकली मार्केट इन एवरी ट्यूसडे इज अ रिचुअल दैट हैज बीन फॉलोड बाई जनरेशंस इन माई फैमिली। तो गोइंग टू द वीकली मार्केट, अब गोइंग सेंटेंस के स्टार्टिंग में आएगा। इट इज अ जीरंड, जीरंड है इसीलिए सब्जेक्ट है। टू एक प्रेपोजिशन है क्योंकि यहाँ पर डेस्टिनेशन बता रहे हैं। गो, कहाँ जाना, डेस्टिनेशन बताने के लिए टू द वीकली मार्केट। और कब जाना है? एवरी ट्यूसडे। अब आपको ये बात ध्यान रखनी है, जब भी कोई टेम्पोरल वर्ड होगा, टेम्पोरल वर्ड का मतलब है कोई भी ऐसा शब्द जो टाइम को डिनोट करता है, तो एनी वर्ड डिनोटिंग टाइम इज कॉल्ड टेम्पोरल वर्ड, है ना। सो अगर कोई टेम्पोरल वर्ड होगा उसके पहले ईच आ जाए, एवरी आ जाए, नेक्स्ट आ जाए, लास्ट आ जाए, ठीक है, दिस आ जाए, दैट आ जाए, तो इन सबके साथ में आपको ध्यान रख लेना है कि इन सबके साथ में हम मान के चलेंगे कि एडवर्ब बन जाता है। जैसे एवरी ट्यूसडे अपने आप में एडवर्ब है, एवरी डे अपने आप में एडवर्ब है, एवरी संडे अपने आप में एडवर्ब है, ये सब अपने आप में एडवर्ब है। दिस संडे अपने आप में एडवर्ब है। सिर्फ संडे होगा तो नाउन है, तो हम कहेंगे ऑन संडे, हम कहेंगे ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे। दिस वीक अपने आप में एडवर्ब बन जाएगा क्योंकि दिस प्लस वीक है, वीक टेम्पोरल वर्ड है। नॉर्मली हम कहेंगे इन द लास्ट वीक, इस तरीके से कह सकते थे, ठीक है। तो वीक वगैरह जब भी आएगा, तो जब भी ये दिस दैट, इन, मतलब दिस दैट आ जाए, एवरी आ जाए, ईच आ जाए, ऑल आ जाए, ऑल डे, ऑल डे का मतलब पूरा दिन, तो अगर ऐसे वर्ड्स को यूज कर लिया जाए तो ये अपने आप में क्या बन जाता है? एडवर्ब। अगर ये अपने आप में एडवर्ब है तो क्या हम एडवर्ब से पहले प्रेपोजिशन लगाएंगे? नेवर। प्रेपोजिशंस आर यूज्ड बिफोर नाउन्स एंड प्रोनाउंस। प्रेपोजिशंस का प्रयोग नाउन और प्रोनाउन के पहले किया जाता है टू रिलेट देम विद द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। सेंटेंस के बाकी बचे हुए हिस्से से रिलेट करने के लिए नाउन और प्रोनाउन के पहले प्रेपोजिशंस का यूज किया जाता है, ठीक है। बट यहाँ पे तो एडवर्ब है, एडवर्ब के पहले प्रेपोजिशंस कभी नहीं आते हैं। नेक्स्ट देखेंगे आगे। तो गोइंग क्योंकि एक जीरंड था, जीरंड आपका सिंगुलर वर्ब लेता है तो इज आ गई। इज अ रिचुअल, एक रिचुअल है। कौन सा रिचुअल? दैट हैज बीन फॉलोड, जिसको फॉलो किया गया, किसके द्वारा? बाई जनरेशंस, कई सारी जनरेशंस के द्वारा, इन माई फैमिली, मेरे परिवार में। कौन से वाले पार्ट में एरर होगा? ये वाले में, सी वाले में, है ना। बाकी मेरे भाई अगर आपने बेसिक्स अब तक नहीं देखे, देख लेना, दोनों बेसिक्स अवेलेबल हैं। एक 12 घंटे की वीडियो है और एक 17.5 घंटे की वीडियो है। जो वीडियो आपको लगता है कि आपके लिए सूटेबल है वो देख लेना। वो एक नॉर्मल है और एक आपका 2.0 है। 2.0 यानी कि जो अपडेटेड है, जो अभी हाल फिलहाल में हमने बनाया है, ठीक है। आगे देखेंगे। बेसिक्स देखने से आपके एमटीएस में जितने क्वेश्चंस आने वाले हैं, आई एम श्योर उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस आप बेसिक से भी कर पाओगे, ठीक है। आगे देखेंगे। सो पेरेंट्स एक्सपेक्ट चिल्ड्रन टू कंप्लाई बाई देयर विशेज। अब देखो ये 3-4 वर्ड्स होते हैं एंड यू नीड टू रिमेंबर ऑल ऑफ देम, ठीक है। सबसे पहले आपका कंप्लाई, कंप्लाई के साथ में विथ प्रपोजिशन आती है। कंप्लाई विथ यानी कि किसी चीज को फॉलो करना, फॉलो के साथ में कोई प्रपोजिशन नहीं आती है। तो यू फॉलो रूल्स बट यू कंप्लाई विथ रूल्स। एक होता है अबाइड और उसके साथ आता है बाई, अबाइड बाई रूल्स। तो यू अबाइड बाई रूल्स, यू कंप्लाई विथ रूल्स, यू फॉलो रूल्स, ठीक है। और एक होता है अधियर, और अधियर के साथ आता है टू, अधियर टू या कन्फर्म टू। कन्फर्म जो CON वाला होता है, ठीक है, कन्फर्म। तो कन्फर्म और अधियर, कन्फर्म के साथ टू और अधियर के साथ टू, कंप्लाई के साथ विथ, अबाइड के साथ वाई, ठीक है। तो इनके साथ ध्यान रखेंगे और फॉलो के साथ कुछ भी नहीं। तो कंप्लाई आ रखा है तो इसके साथ में विथ का प्रयोग करेंगे, ठीक है। कंप्लाई विद द रूल्स, कंप्लाई विद द रूल्स। तो पेरेंट सब्जेक्ट है, एक्सपेक्ट आपकी वर्ब है, चिल्ड्रन उसका ऑब्जेक्ट है। क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि वो कंप्लाई करेंगे बच्चे, बेसिकली किससे? उनकी विशेष से। सो कंप्लाई विद देयर विशेष, ठीक है। तो कंप्लाई विथ होता है, कंप्लाई बाई नहीं होता, अबाइड बाई होता है, ये ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे। नेक्स्ट, द इंक्रीज इन इरिगेटेड एरियाज हैज रिजल्टेड ऑन। द इंक्रीज सब्जेक्ट है इन प्रेपोजिशन जिसका ऑब्जेक्ट है इरिगेटेड एरियाज, ऐसा एरियाज जिनमें खेती की जाती है, इरिगेशन, है ना। तो हैज रिजल्टेड, उसका रिजल्ट ये है। रिजल्टेड के साथ में दो वर्ब, मतलब रिजल्ट वर्ब के साथ में दो प्रेपोजिशन आ सकती हैं, या तो इन आ सकती है या फ्रॉम आ सकता है। अगर रिजल्ट में हम आगे सोर्स बताएं, ठीक है, लाइक मैं अगर आपसे कहूं कि हैप्पीनेस इज द रिजल्ट ऑफ सक्सेस, या आप कह सकते हैं मतलब हैप्पीनेस
और सक्सेस दोनों का रेशियो देखते हैं, या सक्सेस और हार्डवर्क का देखते हैं। आप रिलेशन देखना, सक्सेस और हार्डवर्क के बीच में क्या रिलेशन है भाई। आप अगर सक्सेसफुल हो, मतलब आप सक्सेसफुल कब बनोगे, जब हार्डवर्किंग होगे, यानी कि हार्डवर्क इज द सोर्स एंड सक्सेस इज द फाइनल आउटकम, फाइनल रिजल्ट। तो फाइनल रिजल्ट आपका क्या होता है, सक्सेस, और हार्डवर्क आपका क्या होता है, सोर्स। तो आप कहोगे सक्सेस रिजल्ट्स फ्रॉम हार्डवर्क। तो फ्रॉम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हार्डवर्क एक सोर्स है, लेकिन सक्सेस क्या है, फाइनल आउटकम। तो मैं ये भी कह सकता हूं कि हार्डवर्क रिजल्ट्स इन सक्सेस। तो हार्डवर्क रिजल्ट्स इन सक्सेस, क्योंकि इन तब लगाते हैं जब फाइनल आउटकम हो, और फ्रॉम तब लगाते हैं जब सोर्स हो। तो यहाँ पे कोई सोर्स है या फाइनल आउटकम, आप कहोगे कि जो इंक्रीज हुआ है इरिगेटेड एरियाज में, उसका रिजल्ट क्या है, इंक्रीज होना, ये बेसिकली क्या है, सोर्स है, और उसका परिणाम यह है कि अचीव कर पा रहे हैं हम क्या, रिकॉर्ड फूड ग्रेन प्रोडक्शन। तो अंतिम परिणाम है, इसीलिए इनका यूज करेंगे ना कि फ्रॉम का। तो रिजल्ट इन, रिजल्ट जब नाउन होता है तो उसके साथ ऑफ आता है, द रिजल्ट ऑफ योर एक्शंस। आगे, आई वॉज एंग्री ऑन माई सेल्फ फॉर मेकिंग सच अ सिली मिस्टेक। एंग्री के साथ में भी ध्यान रखना है कि एंग्री विथ समबडी होता है, तो अपने आप के साथ भी एंग्री विथ माई सेल्फ लिखेंगे, नॉट एंग्री ऑन माई सेल्फ। ठीक है, तो एंग्री ऑन समथिंग या अबाउट समथिंग हो जाता है, लेकिन एंग्री विथ समबडी। ठीक है, आगे, ही ऑफन परसिस्ट टू आस्क। परसिस्ट के साथ में सिंपल ध्यान रखना है, इन आता है आपका फिक्स्ड प्रेपोजिशन। सो ही ऑफन परसिस्ट्स इन आस्किंग। तो एक तो इन प्रेपोजिशन है, और इनके साथ में क्योंकि वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, आईएनजी फॉर्म, तो इन आस्किंग फिक्स्ड है ये। परसिस्ट के साथ में इन आता है, परसिस्ट करने का मतलब होता है किसी चीज को लेकर लगातार लगे रहना, टिके रहना। तो ही ऑफन परसिस्ट्स इन आस्किंग ऑकवर्ड क्वेश्चंस। आगे, द रिक्रूटर्स वर प्लीज्ड टू जॉन्स डोमेन नॉलेज एंड पर्सनैलिटी। अब जैसे देखेंगे द रिक्रूटर्स, यानी कि वो लोग जो रिक्रूट करते हैं, जो हायर करते हैं, वर प्लीज्ड, वह खुश थे। प्लीज्ड विथ समथिंग होता है, प्लीज्ड विथ समथिंग, आई एम प्लीज्ड विथ माई रिजल्ट्स, आई एम प्लीज्ड विथ माई एफर्ट्स, आई एम प्लीज्ड विथ योर कॉन्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो प्लीज्ड विथ समथिंग होता है, ना कि टू समथिंग। ठीक है, तो आप आसानी से कह सकते हो वर प्लीज्ड टू जॉन्स नहीं होगा, विथ जॉन्स होगा, जॉन की परफॉर्मेंस या जो भी कहना चाह रहे हैं। एम्प्लॉइज वर गिवन इंसेंटिव्स बेस्ड एट देयर परफॉर्मेंसेज। एम्प्लॉइज सब्जेक्ट है, वर हेल्पिंग वर्ब, गिवन मेन वर्ब, पैसिव स्ट्रक्चर बनना है, उनको क्या दिए गए, इंसेंटिव्स दिए गए। किस चीज पे, बेस के साथ हमेशा ऑन आता है, इट इज बेस्ड ऑन, इट इज बेस्ड ऑन, इट इज बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ समथिंग, और समथिंग इज बेस्ड ऑन समथिंग। बेस के पहले भी ऑन आता है और बाद में भी ऑन आता है, रिमेंबर इट, है ना। तो ऑन द बेसिस ऑफ समथिंग। आगे देखेंगे, दिस ज्वेलरी बॉक्स इज मेड फ्रॉम। मेक वर्ब जब पैसिव वॉइस में खास करके आए तो मेक के साथ फ्रॉम भी आ सकता है और ऑफ भी आ सकता है। अगर कहीं पे मटेरियल चेंज होता है, ठीक है, केमिकल चेंजेस जब होते हैं तो मेड फ्रॉम लगाते हैं, लेकिन कहीं पे सिर्फ फिजिकल चेंजेस होते हैं तो वहां पे मेड ऑफ लगाते हैं। जैसे मैं कह सकता हूं कि ये जो मार्कर है ये प्लास्टिक का है, या ये जो प्रेजेंटर है, प्रेजेंट करने के लिए जो आता है प्रेजेंटेशन को, ये बेसिकली प्लास्टिक है। सो इट इज मेड ऑफ प्लास्टिक, इट इज मेड ऑफ प्लास्टिक। लेकिन मान लीजिए लेट्स से कि जैसे यहाँ पे ये रखी हुई है कंठ सुधारक वटी गोली, इसको समटाइम्स जब बहुत ज़्यादा गला खराब होता है ना तब लगाते हैं। तो ये किससे बनी हुई है, जड़ी बूटियों को मिला के बनी हुई है। ठीक है, तो इट इज़ मेड फ्रॉम हर्ब्स, जो हर्बल चीज़ें होती हैं उनसे, तो इट इज़ मेड फ्रॉम हर्ब्स। मेड ऑफ नहीं कहेंगे, मेड फ्रॉम, क्योंकि उनमें केमिकल चेंजेस हुए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से कह सकते हैं। तो अगर कोई चीज़ में केमिकल चेंजेस हैं तो मेड फ्रॉम, और कोई चीज़ में अगर जस्ट फिजिकल चेंज है, मटेरियल सेम है, तो फिर मेड ऑफ आता है। ठीक है, लाइक आप कह सकते हैं कि स्टील इज मेड फ्रॉम आयरन, आयरन से स्टील बनती है, क्योंकि केमिकल चेंज आ गया तो फ्रॉम। तो यहाँ पे देखेंगे द ज्वेलरी बॉक्स इज मेड। अब ऐसा थोड़ी ना कि ज्वेलरी बॉक्स में मटेरियल चेंज हो गया, नहीं, सिल्वर का बना हुआ है तो सिल्वर इज द मटेरियल, मटेरियल ये है तो ऑफ का यूज करेंगे ना कि फ्रॉम का। तो दिस ज्वेलरी बॉक्स इज मेड ऑफ सिल्वर। आगे नेक्स्ट आपका है, ऑल एम्प्लॉइज ऑफ द नेशनल शुगर फैक्ट्री डिफर फ्रॉम देयर बॉस ऑन द मेडिकल एंड पेंशन पॉलिसी। देखो, डिफर के साथ में दो तरीके के प्रेपोजिशंस आप क्या सकते हैं, डिफर विथ समबडी एंड डिफर फ्रॉम समथिंग
और डिफर ऑन समथिंग भी कह सकते हैं। जैसे मैं कहूंगा अगर आप किसी से ओपिनियन मैच नहीं करता आपका, आप किसी से अगर एग्री नहीं करते हो, तो यू डिफर विथ समबडी। ठीक है, तो यू डिफर विथ समबडी। अगर दो चीजें आपस में डिफरेंट है तो ए डिफर्स फ्रॉम बी, ए जो है वो बी से अलग है। दो चीजें, इफ टू थिंग्स आर डिफरेंट, तो इफ टू थिंग्स आर डिफरेंट, तो डिफरेंट के साथ जैसे फ्रॉम आता है तो डिफर के साथ भी फ्रॉम आता है। तो ए डिफर्स फ्रॉम बी, दैट मीन्स ए इज डिफरेंट फ्रॉम बी। ठीक है, जब भी हम बात करते हैं कि मैं आपसे डिसएग्री करता हूं, आई डिफर विथ यू ऑन दिस मैटर, तो ऑन आगे इस तरीके से आ जाता है। तो यहां पे आप कहोगे कि जो इंप्लॉइज हैं नेशनल शुगर फैक्ट्री के, वो डिफर करते हैं। किससे डिफर करते हैं? अपने बॉस से, पर्सन से डिफर कर रहे हो तो डिफर विथ समबडी होगा। डिफर का मतलब यहां पर डिसएग्री करना होता है। तो डिफर का मतलब जो होता है टू बी डिफरेंट, तो फ्रॉम आता है। डिफर का मतलब होता है टू डिसएग्री, तो फ्रॉम सॉरी विथ आता है। ठीक है, आगे देखेंगे कौन से वाले पार्ट में एरर हो जाएगा। और आगे तो ऑन आई रखा है, ऑन द मेडिकल एंड पेंशन पॉलिसी। नेक्स्ट देखेंगे, फेट स्माइल्ड एबव हिम इन ऑल हिज बिजनेस वेंचर्स। स्माइल ऑन और स्माइल एट दोनों आते हैं। जनरली स्माइल के साथ एट आता है, स्माइल एट समबडी। लेकिन जब फेट की बात हो, भाग्य की बात हो, किस्मत की बात हो, तो स्माइल ऑन समबडी होता है। तो फेट हो गया किस्मत, तो ऑन का यूज करेंगे ना कि एट का। स्माइल ऑन समबडी। आगे देखेंगे, द वेरी इंफॉर्मेटिव, बेशक वेरी इंफॉर्मेटिव था, तो एताज आर्टिकल वॉज मर्सीलेसली रिजेक्टेड बाय द एडिटर। एडिटर के द्वारा रिजेक्ट किया गया। तो कौन सा, यहाँ ऑन है, ऑफ है, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो बाय द ऐसे स्ट्रक्चर है ना, किसके द्वारा रिजेक्ट किया गया? द एडिटर रिजेक्टेड, तो एताज आर्टिकल। आगे देखेंगे, द पेशेंट कुड नॉट सर्वाइव द इंजरीज एंड सकम्ड टू डेथ होता है। सकम करने के बाद में उसकी फाइनल डेस्टिनेशन क्या थी? डेथ वॉज द फाइनल डेस्टिनेशन। एंड डेस्टिनेशन को दिखाने के लिए वी यूज टू नॉट विथ। तो टू कौन से ऑप्शन में? आप पाओगे पहले ऑप्शन में, करेक्ट आंसर हो जाए। आगे देखेंगे नेक्स्ट। तो सम स्टूडेंट्स थिंक दैट इफ दे कैन क्रैम अ फ्यू चैप्टर्स, कुछ बच्चों को लगता है कि अगर वो कुछ चैप्टर्स को क्रैम कर लें, यानी कि एकदम बेसिकली रट्टा मार लें, तो दे कैन पास इन द एग्जाम। पास इन द एग्जाम नहीं होगा, पास और क्वालिफाई के साथ इनका यूज नहीं करते हैं। क्वालिफाई इन द एग्जाम नहीं होता है, क्वालिफाई द एग्जाम। यू कैन क्वालिफाई द प्रीलिम्स, यू कैन पास द प्रीलिम्स। ठीक है, तो पास फेल के साथ इन नहीं आता है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो कौन से वाले पार्ट में एरर हो जाएगा? इस वाले में, ना पास के साथ, ना फेल के साथ, ना क्वालिफाई के साथ। आगे, हालांकि क्वालिफाई के साथ फॉर आ जाता है। आई हैव क्वालिफाइड फॉर द मेंस। आई हैव क्वालिफाइड फॉर द मेंस का मतलब है कि मैंने प्री क्लियर कर दिया। आई हैव क्वालिफाइड द प्रीलिम्स एंड आई हैव क्वालिफाइड फॉर द मेंस। आगे देखेंगे, आफ्टर वर्किंग फॉर द एंटायर वीक वी यूजुअली गो आउट टू ईट ऑन संडेज। अब देखो ऑन संडेज, ठीक है, ऑन संडेज का मतलब है ऑन संडेज। देखो अगर आप एक संडे की बात करोगे तो मैं ये कह सकता हूं कि आई वेंट देयर ऑन संडे, एक संडे है। लेकिन अगर मैं कोई काम हर संडे करता हूं तो मैं कह सकता हूं कि आई प्ले क्रिकेट ऑन संडेज। ऑन संडेज यानी कि हर संडे, तो एवरी संडे बराबर ऑन संडेज। देख लेते हैं, एट संडेज नहीं लिख सकते हैं, एट संडे नहीं लिखेंगे। ऑन संडे आ सकता था अगर एक होता, लेकिन ये कह रहा है इंटायर वीक वी यूजुअली गो। यूजुअली यानी कि बार बार हो रहा है सेक्शन, अगर बार बार हो रहा है तो हर संडे की बात है, तो ऑन संडेज करेक्ट हो जाएगा, नो इंप्रूवमेंट। नेक्स्ट, मिस्टर फॉग थॉट दैट इट इज पॉसिबल टू अ मैन, पॉसिबल फॉर अ पर्सन। ठीक है, इट इज पॉसिबल फॉर मी टू गो, इट इज टाइम फॉर मी टू डू इट, इट इज पॉसिबल फॉर मी टू डू इट। तो पॉसिबल फॉर समबडी और फिर आगे टू आता है, तो फॉर अ मैन टू गो राउंड द वर्ल्ड। राउंड भी कह सकते हैं और अराउंड भी कह सकते हैं, बोथ आर पॉसिबल। तो कौन से वाले में आ जाएगा? तो इट वॉज पॉसिबल फॉर अ मैन, डी ऑप्शन। नेक्स्ट, यू आर वेलकम टू पार्टेक दिस। भाई पार्टेक आपकी वर्ब होती है जिसका मतलब होता है हिस्सा लेना। ठीक है, तो पार्टेक ऑफ समथिंग होता है। ठीक है, तो पार्टेक ऑफ एक ही जगह पे लग रखा है, तो टू पार्टेक ऑफ दिस लाइट रिफ्रेशमेंट। ठीक है, टू पार्टेक ऑफ दिस लाइट रिफ्रेशमेंट, इस लाइफ। देखो वैसे पार्टेक के साथ इन और ऑफ दोनों आ सकते हैं। हिस्सा लेने के भी दो सेंस हो सकते हैं ना, एक तो हिस्सा लेने का ये सेंस हो सकता है, लाइक मान लीजिए कंठ सुधारक वटी है। ठीक है, ये कंठ सुधारक वटी है, इसमें मान लेते हैं 10 गोली हैं और यहाँ पर 10 लोग हैं, सबके हिस्से में एक एक आ रही है। आप अपना हिस्सा ले लो, आप अपना हिस्सा ले लो, यू पार्टेक ऑफ दिस कंठ सुधारक वटी। पार्टेक ऑफ यानी जब हिस्सा लेते हैं। और जब किसी चीज में पार्टिसिपेट करने की बात आती है, लाइक मान लीजिए एक कॉम्पिटिशन कर रहे हैं,
तो वहाँ पे हिस्सा लेना है तो यू पार्टेक इन दैट कॉम्पिटिशन, ठीक है। सो टेक पार्ट वाला जो होता है उसमें इन आता है, और ये जो पार्टेक हिस्सा लेने वाला होता है इसमें ऑफ आता है। यहाँ पे तो इन ऑफ के ऑप्शन ही नहीं बन रहे, एक ही है बस। इन स्पाइट ऑफ माई नीस डॉग कैस्पर इज वेरी मिस्टीवियस। अब देखो इन स्पाइट ऑफ एक प्रेपोजिशन होती है, लेकिन यहाँ पे देखेंगे कैस्पर आपका सब्जेक्ट है, इज आपकी वर्ब है, यानी कि वी नीड अ कंजंक्शन। इफ वी नीड अ कंजंक्शन, हाउएवर एक एडवर्ब होता है, ये नहीं आएगा, नेवरदलेस एडवर्ब होता है, ऑल्दो आपका एकमात्र कंजंक्शन, यही करेक्ट आंसर होगा। माई नीस डॉग कैस्पर, बस सिंपल है, क्योंकि हमें सब्जेक्ट और वर्ब दे रखा है, ये रहा सब्जेक्ट, ये रही वर्ब, दैट मीन्स वी नीड अ कंजंक्शन नॉट अ प्रपोजिशन। इन स्पाइट ऑफ एक प्रपोजिशन होता है, डिस्पाइट वाला मीनिंग होता है, डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं आता है, लेकिन इन स्पाइट के साथ में ऑफ आता है। आगे देखेंगे नेक्स्ट। द मेयर हर्ट इट्स हूप्स व्हेन रनिंग टू द फॉरेस्ट, व्हेन रनिंग टू द फॉरेस्ट। अब देखो जो मेयर थी उसने अपने बच्चों को बेसिकली क्या कर दिया, मतलब चोट पहुंचा दी। कब? विथ रनिंग अक्रॉस द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट के लिए अक्रॉस नहीं आ सकता है। विथ व्हेन रनिंग इनटू द फॉरेस्ट, इनटू का मतलब घुसना। यहां पे कहीं ना कहीं सेंस आ रहा है कि जब जंगल से भागते हुए, यानी कि जंगल से गुजरते हुए, और जब हम किसी चीज से होके गुजरते हैं तो वी रन थ्रू समथिंग। आई एम गोइंग थ्रू द जंगल, मैं जंगल से जा रहा हूं, ठीक है। गोइंग टू तो तब आता है डेस्टिनेशन। अब ये थोड़ी कहना चाह रहे हैं कि जंगल के लिए जा रही थी, हम कह रहे हैं जंगल से भाग रही थी वो, तो वाइल रनिंग थ्रू द जंगल। वैसे भी वैन नहीं, वाइल आपका ज्यादा करेक्ट रहता है ऐसे सेंस। आई हैव बीन डूइंग दिस जॉब सिंस द लास्ट 5 years। भाई सिंस का प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है, फॉर का प्रयोग पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। लास्ट 5 years इज अ पीरियड, पीरियड है तो फॉर का प्रयोग करेंगे ना कि सिंस का। आगे, द ओनली वैकेंट सीट इन द बस वॉज राइट इन द कॉर्नर। अब देखो कॉर्नर के साथ इन भी आ सकता है और एट भी आ सकता है, ठीक है। तो ऑन भी समटाइम्स चल जाता है, जैसे गली का कॉर्नर है, गली का कॉर्नर, जैसे लेट्स से दिस इज द स्ट्रीट, गली है, और गली का कॉर्नर क्या बनेगा ये? डोंट यू थिंक एक पॉइंट है? अगर एक पॉइंट है तो आप आसानी से कहोगे एट द कॉर्नर, बिकॉज इट्स अ पॉइंट। पॉइंट है तो एट द कॉर्नर लिखोगे। लेकिन एक बात बताओ, बस है, बस को एक इनक्लोज्ड स्पेस हम मान के चल रहे हैं। अगर बस एक इनक्लोज्ड स्पेस है, इसका कॉर्नर है, डोंट यू थिंक कि इसका जो कॉर्नर है वो इसके अंदर ही होगा, तो इन द कॉर्नर। जैसे रूम का कॉर्नर है, इन द कॉर्नर, जब रूम के लिए इन आता है तो कॉर्नर के लिए भी इन आएगा ऑब्वियसली। तो इन द कॉर्नर आपका करेक्ट हो सकता है यहाँ पे। ऑन द कॉर्नर नहीं बनेगा, इनटू द कॉर्नर नहीं बनेगा, अप टू द कॉर्नर नहीं बनेगा, नो इंप्रूवमेंट इज द करेक्ट आंसर, राइट इन द कॉर्नर, ठीक है। तो इन द कॉर्नर यानी कि कोने में। वैसे बस के साथ में जनरली हम ऑन का यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे कॉर्नर के केस में क्योंकि कोने में है, वो कोने पर नहीं है, तो वहां पे आपका बेसिकली इनका प्रयोग किया जाएगा। बस या ऐसे व्हीकल्स जिनमें आप खड़े हो सकते हो, चल सकते हो, घूम सकते हो, यानी कि जिनके अंदर में बेसिकली सरफेस होता है, उनके साथ में ऑन आता है। कार वगैरह हो गई, टैक्सी वगैरह हो गई, जिनमें सिर्फ बैठ सकते हैं, जिनमें चलने के लिए सरफेस नहीं होता है, उनके साथ में जनरली इन आता है। आई एम इन द कार बट आई एम ऑन द बस, ठीक है। तो गेट इन टू द कार बट गेट ऑन टू द बस, ठीक है। आगे अगला आपका क्वेश्चन है, आई स्टेड इन माई होम टाउन विथ माई पेरेंट्स ऑन द पैंडेमिक। ये ऑन को भी अंडरलाइन कर लो, ठीक है। अब एक बात बताइएगा, आई सब्जेक्ट में कोई दिक्कत नहीं है, स्टेड इन माई होम टाउन, होम टाउन में भी कोई दिक्कत नहीं है, टाउन एक एरिया होता है, एरिया होता है तो इन सही है। किसके साथ रहते तो विथ में भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पैंडेमिक कोई वो थोड़ी ना सरफेस। पैंडेमिक एक टाइम था, पीरियड था, और पीरियड के लिए यहाँ पे ड्यूरिंग आप लगा सकते हैं। आप कहोगे ड्यूरिंग द पैंडेमिक, पैंडेमिक के दौरान। तो ऑन वाले पार्ट में एरर है, सो दैट्स द करेक्ट आंसर। ऑन की जगह पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे ऑन को काटेंगे और ड्यूरिंग को लगाएंगे, ड्यूरिंग द। आगे, ही वॉज एक्विटेड टू, मैंने शायद स्टार्टिंग में बताया भी था कि अक्यूज्ड हो या एक्विटेड हो, दोनों के साथ में भी टू नहीं, ऑफ का प्रयोग करते हैं। तो ही वॉज एक्विटेड ऑफ अ साइबर क्राइम ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस गिवन टू द कोर्ट। तो कौन से वाले पार्ट में एरर हो जाएगा? इस वाले में। नेक्स्ट, बिटवीन यू एंड आई, जब भी हम कोई प्रपोजिशन लगाते हैं तो प्रपोजिशन के बाद में हमें ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग करना होता है, ना कि नॉमिनेटिव। तो बिटवीन एक प्रपोजिशन है, इसके बाद यू तो आपका ऑब्जेक्टिव है, अगर ऑब्जेक्टिव है तो आई भी ऑब्जेक्टिव केस में आएगा। तो बिटवीन यू एंड मी, द एंटायर रिस्ट्रक्चरिंग प्लान, तो पूरा का पूरा जो रिस्ट्रक्चरिंग प्लान है, सीम्स मोर बेनिफिशियल, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल लग रहा है टू द सीनियर मैनेजमेंट को, देन टू द जूनियर एम्प्लॉयज से। वैसे इसमें जो एक पार्ट है ना, ये बिटवीन यू एंड मी, मतलब ये बाकी सेंटेंस से रिलेट हो ही नहीं रहा है। दिस सेंटेंस लुक्स अ डिफरेंट सेंटेंस,
ठीक है, बट क्या कर सकते हैं, जैसा है इस क्वेश्चन हमें उस तरीके से मार्क करना पड़ेगा। दैट्स अबाउट इट। आगे देखेंगे। बाकी पूरे क्वेश्चन को अगर एक बार समझाना है तो लेट मी एक्सप्लेन। तो द एंटायर रीस्ट्रक्चरिंग प्लान आपका सब्जेक्ट है, इसके लिए सीम्स वर्ब है। ठीक है, कैसा लग रहा है सीम, क्योंकि आपकी लिंकिंग वर्ब है तो बेनिफिशियल एडजेक्टिव है, क्योंकि कंपैरिजन करना है तो मोर आपका आ रखा है, मोर बेनिफिशियल। किसको ज़्यादा बेनिफिशियल लग रहा है, बेनिफिशियल टू, किसके लिए बेनिफिशियल है, आप पाओगे सीनियर मैनेजमेंट के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है देन टू द जूनियर एम्प्लॉइज। जो जूनियर एम्प्लॉइज हैं उनके लिए कम बेनिफिशियल है, सीनियर्स के लिए ज़्यादा है। द मैनेजर इंसिस्टेड ऑन रिव्यू, जैसे देखेंगे द मैनेजर सब्जेक्ट है, इंसिस्टेड आपकी वर्ब है, ऑन आ गया, ऑन एक प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद में वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है, तो रिव्यू नहीं, हमें रिव्यूइंग आपका करेक्ट आंसर हो जाए। ऑन रिव्यूइंग, रिव्यूइंग व्हाट, द प्रोजेक्ट रिपोर्ट, बिफोर प्रेपोजिशन जिसका ऑब्जेक्ट है सबमिटिंग वर्ब की आईएनजी फॉर्म इट, और किसको सबमिट करना है, टू द क्लाइंट, बट लेकिन ड्यू टू प्रेपोजिशन जिसका ऑब्जेक्ट है हिज सडन इलनेस, ड्यू टू का मतलब होता है बिकॉज ऑफ। ठीक है, ही एंडेड अप, ही सब्जेक्ट है, एंडेड अप आपकी वर्ब है, एंडेड अप आप के साथ में डेलीगेटिंग, डेलीगेटिंग व्हाट, द टास्क, और किसको डेलीगेट कर दिया, टू हिज असिस्टेंट। आगे देखेंगे। ही इज लुकिंग फॉरवर्ड टू अटेंड, अब देखो लुक फॉरवर्ड टू आपको बताया था, लुक फॉरवर्ड टू के साथ में ये टू क्या है, प्रेपोजिशन है, अगर प्रेपोजिशन है तो अटेंड नहीं अटेंडिंग का यूज हमें करना चाहिए। तो सी इज लुकिंग फॉरवर्ड टू अटेंडिंग द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस इन एडिशन टू प्रेजेंटिंग हर ओन रिसर्च पेपर। आगे, द कमिटी विल डिस्कस द प्रपोजल इन टुमारोज मीटिंग एंड द चेयरपर्सन विल एम्फेसाइज ऑन द नीड फॉर ट्रांसपेरेंसी वाइल अप्रोचिंग सच सेंसिटिव इश्यूज। तो द कमिटी सब्जेक्ट है, विल डिस्कस, डिस्कस करेगी, डिस्कस के साथ में ध्यान रखना एग्जाम में अक्सर करके अबाउट लगा के देता है, इसके साथ अबाउट आता नहीं है, तो डिस्कस व्हाट, द प्रपोजल, करेक्ट है यहाँ तक। और कब डिस्कस करेगी, तो इन टुमारोज मीटिंग, कल के मीटिंग में, एंड द चेयरपर्सन, और जो चेयरपर्सन है विल एम्फेसाइज, एम्फेसाइज जब वर्ब होती है तो इसके साथ भी कोई भी प्रपोजिशन आपका नहीं आता है, ना तो एम्फेसाइज के साथ ना स्ट्रेस के साथ, तो आप पाओगे ऑन आपका गलत है। एम्फेसाइज समथिंग होता है, स्ट्रेस समथिंग होता है, एम्फेसाइज ऑन नहीं होता है। एम्फेसाइज के साथ ऑन तब आता है जब एम्फेसाइज को नाउन के तरीके से यूज किया जाए। सिमिलर इज द केस विथ अटैक हो गया, अटैक के साथ में जब ये वर्ब होगा तो कोई प्रपोजिशन नहीं, लेकिन नाउन होगा तो एट या ऑन आता है। नीड हो गया, नीड जब वर्ब होगी तो कोई प्रपोजिशन नहीं, लेकिन नाउन होगा तो आता है। ऑर्डर हो गया, वर्ब होगी तो कोई प्रपोजिशन नहीं, लेकिन नाउन होगा तो प्रपोजिशन आपका आएगा। तो यहाँ पे एम्फेसाइज के साथ ऑन नहीं आएगा, ऑन एम्फेसाइज ऑन व्हाट, द नीड, किस चीज के लिए नीड है, फॉर, तो क्योंकि नाउन था तो फॉर सही है। किस चीज की नीड है, ट्रांसपेरेंसी वाइल अप्रोचिंग, अप्रोच के साथ भी नहीं आता, अप्रोच के साथ एग्जाम में अक्सर करके टू लगा के देगा, तो अप्रोचिंग सच सेंसिटिव इश्यूज, ऐसे सेंसिटिव इश्यूज को जब हम अप्रोच करते हैं तब की बात कर रहे हैं। हिज सडन अटैक, अब देखो हिज सडन अटैक, अपने आप में अटैक यहाँ पे क्या है, नाउन है, अगर ये नाउन है तो इसके साथ में आपको लगाना पड़ेगा अटैक ऑन समथिंग, ऑन प्रपोजल, तो ऑन द प्रपोजल, तो ऑन आएगा। ड्यूरिंग द मीटिंग, मीटिंग के दौरान। सरप्राइज्ड, सरप्राइज किसको किया, एवरीवन। बट हिज लेटर, बट हिज लेटर डिमांड, अब लेटर डिमांड भी क्या है, नाउन है, नाउन है तो फॉर आ रखा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट हिज लेटर डिमांड, किस चीज के लिए डिमांड थी, अ डिटेल्ड रिव्यू वॉज अ कंस्ट्रक्टिव अप्रोच, वो एक कंस्ट्रक्टिव अप्रोच थी, और अप्रोच यहाँ पे नाउन है तो देखो टू आ रखा है, यहाँ पे अप्रोच वर्ब थी तो टू नहीं आया, लेकिन यहाँ पे नाउन है तो आ रखा है द प्रॉब्लम। तो ये कुछ कुछ चीजें होती हैं जो कि आपको स्पेशली ध्यान रखनी है। आगे, द कॉन्फ्रेंस इज स्केड्यूल्ड ऑन 15th मार्च एंड इट विल बी हेल्ड एट द मुंबई कन्वेंशन सेंटर इन द इवनिंग। तो द कॉन्फ्रेंस सब्जेक्ट है, इज स्केड्यूल्ड, तो वो स्केड्यूल्ड है, इसको आप एडजेक्टिव या वर्ब की थर्ड फॉर्म मान सकते हैं। कब के लिए स्केड्यूल्ड है, तो डेट्स को बताने के लिए बेसिकली क्या आ जाता है, ऑन आ जाता है, तो ऑन 15th मार्च, तो डेज और डेट्स दोनों के लिए ऑन। एंड इट विल बी हेल्ड, और यह होगी, कहाँ होगी, तो एक एग्जैक्ट लोकेशन है, लोकेशन को बताने के लिए एट आ सकता है, एकदम करेक्ट है, एट द मुंबई कन्वेंशन सेंटर। और कब होगी, तो इन द इवनिंग, तो टाइम को बताने के लिए इवनिंग आ सकता है, कोई मतलब इवनिंग मॉर्निंग इनके लिए इन आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। पार्टिसिपेंट्स आर एडवाइज्ड, पार्टिसिपेंट्स को एडवाइज किया जाता है किस चीज के लिए, टू अराइव, कि आना है आपको, कहाँ पे आना है, एट द वेन्यू, क्योंकि ये क्या है आपका एक लोकेशन है तो एट आ जाएगा। ऑन टाइम यानी कि समय पर, ऑन टाइम आना है, ऑन टाइम भी चल जाएगा और इन टाइम भी चल सकता है यहाँ पे, ठीक है। एज, और क्यों आना है ऐसा, क्योंकि द सेशंस, जितने सेशंस हैं, विल स्टार्ट, वो स्टार्ट हो जाएंगे, कब स्टार्ट हो जाएंगे, प्रिसाइजली यानी कि एग्जैक्टली ऑन 9 AM। अब जब भी क्लॉक टाइम बताना हो तो क्लॉक टाइम बताने के लिए एट का यूज करते हैं, ना कि ऑन का, तो एट 9 AM लिखेंगे, ना कि ऑन 9 AM, एट 9 AM, ठीक है। ध्यान देंगे 9 AM वगैरह अगर लिख रखा है तो इन द मॉर्निंग लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। आगे
वैसे मतलब समथिंग इज नॉट राइट हियर, है ना। थोड़ा सा इसको टाइम को चेंज कर देता हूँ, बिकॉज शुरुआत में लिखा हुआ है कि जो कॉन्फ्रेंस है वो 15 मार्च को होगी और ये मुंबई के कन्वेंशन सेंटर में होगी इवनिंग में, और पार्टिसिपेंट्स को एडवाइस किया जाता है कि सेशंस जल्दी शुरू हो जाएंगे, इसीलिए टाइम से आ जाएं, और 9 बजे शुरू होगी। एक तरफ कह रहे हैं इवनिंग में शुरू होगी और एक तरफ कह रहे हैं 9 बजे शुरू होगी। तो इट मेक्स द सेंटेंस इलॉजिकल, बिकॉज द सेंटेंस इज इलॉजिकल, तो हमें यहाँ पे कायदे से जो टाइम है ना 5 PM लिख देना चाहिए, सो दैट विल मेक इट बेटर। 5 PM, नहीं तो अजीब हो रहा है ना। वी प्लेस्ड द फाइल बिलो द डेस्क। अच्छा एक बात बताइए, डेस्क होती है, फाइल को आप डेस्क के नीचे रखते हो ऊपर, आप कहोगे ऊपर, तो ऑन द डेस्क रखी जाती है फाइल, कभी भी बिलो द डेस्क नहीं। वी प्लेस्ड द फाइल ऑन द डेस्क, बट लेकिन लेटर रियलाइज्ड, और बाद में रियलाइज करती है, शी नीडेड टू वॉक, कि उसको वॉक करने की जरूरत है अक्रॉस द रूम में, टू रिट्रीव द डॉक्यूमेंट। भाई अगर डॉक्यूमेंट को वापस लेना है तो पूरे रूम में वॉक करना पड़ेगा, सो अक्रॉस द रूम आपका चल सकता है, मतलब पूरे रूम के फ्लोर पे उसको वॉक करना है, ठीक है। दैट वॉज केप्ट, और कौन सा डॉक्यूमेंट, जो कि रखा गया था, केप्ट अंडर अ पाइल ऑफ पेपर्स, पाइल ऑफ पेपर्स के नीचे, तो किसी चीज के नीचे कोई चीज होती है तो अंडर आ सकता है, इन द कॉर्नर, कॉर्नर के लिए इन आ सकता है क्योंकि रूम की बात चल रही है, ठीक है। आगे, द मिनिस्टर अपोलोजाइज्ड टू द पब्लिक, मिनिस्टर ने अपोलोजाइज किया, पब्लिक से माफी मांगी, तो अपोलोजाइज के साथ टू आपका करेक्ट होता है। किस चीज के लिए माफी मांगी, सो फॉर हिज फेलियर, उसका फेलियर था, किस चीज में फेलियर था, टू कोप अप विथ, ध्यान देंगे कोप विथ लिखते हैं, कोप अप विथ नहीं लिखते हैं, तो यहाँ पे अप नहीं आता है, ध्यान रखेंगे ना, विद द क्राइसिस, एंड प्रोमिस्ड टू एब्सटेन, एब्सटेन के साथ फ्रॉम आता है जैसे प्रिवेंट के साथ आता है, मेकिंग अनरियलिस्टिक एश्योरेंसेज इन द फ्यूचर। आगे, द डिफेंडेंट वॉज एक्विटेड फ्रॉम, एक्विटेड के साथ क्या आता है, आप कहोगे सर ऑफ आता है, ठीक है, एक्विटेड ऑफ, आपको बताया था थोड़ी देर पहले भी, एक्विट हो गया, ठीक है, या फिर अक्यूज्ड हो गया, दोनों के साथ ऑफ आता है, ऑफ ऑल चार्जेस ड्यू टू लैक ऑफ, ड्यू टू यानी कि बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एविडेंस, लैक जब वर्ब होती है तो प्रपोजिशन नहीं आता, लेकिन नाउन के केस में आता है। बट मैनी बिलीव, लेकिन बहुत सारे लोग बिलीव करते हैं, ही इज स्टिल गिल्टी ऑफ द क्राइम, कि वह फिर भी गिल्टी ऑफ क्राइम है। बाकी मेरे भाई, अगर आपको कंप्लीट इंग्लिश पढ़ना है ढंग से, एक एक कॉन्सेप्ट सारी चीजें समझ के 26 के एग्जाम्स देने, तो दिस इज द प्लेस टू गो। VOD 3.0 भाई जबरदस्त कंटेंट मिलता है, बेहतरीन चीजें मिलती हैं, आप आंख बंद करके विश्वास करके ले सकते हैं। हैंड रिटन नोट से लेके डिजिटल नोट्स वगैरह सब कुछ मिलता है, लेवल वाइज सीट्स मिलती हैं, एवरीथिंग सिर्फ 699 में, वो भी लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ। लाइव पढ़ना है तो 899 में 2 साल की वैलिडिटी, रैंकर्स 24.0, बढ़िया जबरदस्त कंटेंट, सब कुछ अच्छा मिलता है इस बैच के अंदर भी, ठीक है। बाकी आप कॉम्बो बैच से भी पढ़ाई कर सकते हैं, जिसके अंदर विक्रम सर रीजनिंग, आदित्य सर मैथ्स, मैं इंग्लिश, और पूरी टीम हमारी GS पढ़ाती है। जो बच्चे आगे के एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, 2299 में यार 2 साल की वैलिडिटी के साथ तगड़ा बैच है, मतलब सॉलिड कंटेंट है इसमें, ठीक है। बाकी बुक्स में आप रामबाण परचेज कर सकते हैं, फॉर्मूला बुक ले सकते हैं, अभ्यास्त्र ले सकते हैं। अभ्यास्त्र आपके लिए प्रैक्टिस के लिए बेस्ट है, इस टाइम पे आप मंगा सकते हैं, बढ़िया रहेगा आपके लिए, 2-3 दिन के अंदर डिलीवर हो जाएगी, और जब तक आपका पेपर हो बढ़िया से जितना मिसलेनियस वाला पार्ट है वो निपटा दीजिए, चैप्टर वाइज भी लगा लीजिए जिस चैप्टर में आपको दिक्कत लग रही है। बाकी वोकैबुलरी के लिए वोकैब संजीवनी, वोकैब रिवीजन बुक और वोकैब प्रैक्टिस बुक, हर एक बुक 3 तरीके से, एक पढ़ने के लिए, एक रिवीजन के लिए और एक प्रैक्टिस के लिए, अलग अलग तरीके, ठीक है। बाकी मेरे भाई टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कर लेना। अब एक बार हम देखते हैं आगे कंजंक्शन के क्वेश्चंस। चलो भाई, अब कंजंक्शन के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं, जैसे हमने प्रीपोजिशन के देखे वैसे ही हम कंजंक्शन के भी देखेंगे, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सो माई सिस्टर जूलियट गॉट मैरिड एज हर वॉज 20। अब देखो ये ऐसा क्वेश्चन, इसको आप प्रोनाउन का भी बोल सकते हैं, कंजंक्शन से भी रिलेटेड है। अब इस क्वेश्चन को कैसे आपको समझना है, ये समझने की जरूरत है। माई सिस्टर सब्जेक्ट है, जिसका नाम जूलियट है, तो जूलियट को नाम वहाँ पे दे रखा है। सिस्टर सब्जेक्ट के हिसाब से गॉट वर्ब आ गई, और गॉट के बाद में मैरिड आपका एडजेक्टिव आ गया। मेरी सिस्टर जूलियट की शादी हुई, क्यों शादी हुई, क्योंकि एज यहाँ पे लगा रखा है, ठीक है। हर वॉज 20 नहीं लिखेंगे, वह 20 साल की थी, तो अगर वर्ब दे रखी है तो सब्जेक्ट चाहिए, इसीलिए सी वॉज 20, क्योंकि एज यहाँ पे क्या है, एक कंजंक्शन है, और किसी भी कंजंक्शन के बाद हम बेसिकली किस चीज का प्रयोग करते हैं, तो आप पाओगे सब्जेक्ट प्लस वर्ब का, तो ये सब्जेक्ट रहा और ये इसकी वर्ब रही। सो एज सी वॉज 20। वैसे इसमें ना एज की जगह पे भी कायदे से हम वैन का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि एज कहीं ना लॉजिक दे, मतलब किसी भी चीज का कारण बताता है आपको। अब इसमें सेंस अगर हम एज लगा के रखते हैं तो सेंस ये आता है कि हमारी सिस्टर जो है जूलियट, उसने शादी की क्योंकि वो 20 साल की थी। ऐसा लग रहा है 20 साल की होने की वजह से शादी की,
लेकिन हमें कहना ये चाहिए कि उसने शादी की कब की, जब वह 20 साल की थी। तो टाइम वाला जो कॉन्टेक्स्ट है ना, दैट लुक्स मोर लाइकली। तो व्हेन इज अ बेटर ऑप्शन। आई एम नॉट सेइंग कि एज एकदम गलत है, लेकिन व्हेन यहाँ पे एक बेटर ऑप्शन होगा आपका। आगे देखेंगे क्वेश्चन अगला आपका, माई सिस्टर एंड आई वर्क हार्ड। अब जैसे ही देखोगे माई सिस्टर एंड आई आपका सब्जेक्ट है, जब भी आपने प्रोनाउन तो पढ़ा ही होगा, जब भी एक से ज्यादा सब्जेक्ट आते हैं तो बेसिकली 2 3 1 लगता है। तो 1 यानी कि आई बाद में आता है, 3 माई सिस्टर यहाँ पे थर्ड पर्सन का काम करता है, ठीक है। ही सी इट दे और जितने भी नाउन होते हैं वो सब थर्ड पर्सन होते हैं। तो माई सिस्टर एंड आई एकदम सही लिखा हुआ है, क्योंकि दो हैं, एक तो ये और एक ये, तो प्लूरल वर्ब आ रखी है आपकी वर्क। वर्क हाउ कैसे काम करते हैं, तो हार्ड, और कितना हार्ड, वेरी हार्ड। तो ये भी एडवर्ब है और ये इसके लिए भी एडवर्ब है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे लिखा हुआ है नेवरदलेस, जबकि माई ब्रदर। अब नेवरदलेस क्या होता है अपने आप में, ये एक एडवर्ब होता है, ठीक है। इनको कंजंक्टिव एडवर्ब कहते हैं। नेवरदलेस माई ब्रदर, अब माई ब्रदर आपका क्या बनेगा, आप कहोगे सर सब्जेक्ट है, और आगे क्या है, डज नॉट डू। डज नॉट डू यानी डज हेल्पिंग वर्ब, नॉट एडवर्ब नेगेशन, डू आपका मेन वर्ब। अब आप खुद से बताइए, दो क्लॉज आ गई, दो क्लॉज को जोड़ने के लिए आपको एक एडवर्ब की जरूरत है या फिर कंजंक्शन की, आपको कंजंक्शन चाहिए, या बट लगा दीजिए, बट माई सिस्टर डज नॉट डू एनी टास्क, कोई भी टास्क नहीं करता है। कौन सा टास्क, टास्क विच आर मतलब विच इज असाइंड टू हिम, जो भी टास्क उसको असाइन किया जाता है उन टास्क को वो नहीं करता है। तो विच इज असाइंड को रिड्यूस करके एक पार्टिसिपल की फॉर्म में यहाँ पे लिख रखा है। तो बाकी सब सही था, नेवरदलेस वाला जो पार्ट है उसमें एरर है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका, दो द ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस। अब दो आपका क्या होता है, एक कंजंक्शन होता है। किसी भी कंजंक्शन के बाद हमें क्या चाहिए, एक क्लॉज चाहिए, क्लॉज यानी कि सब्जेक्ट और वर्ब चाहिए। यहाँ पे द ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस अगर आपका सब्जेक्ट है तो इसकी वर्ब का है, वर्ब तो है नहीं। आगे इस पार्ट में मतलब पक्की बात है कि एरर है, फिर भी एक बार सेंटेंस को आगे देखेंगे। चाइनाज इकोनॉमी, चाइनाज इकोनॉमी सब्जेक्ट है, इसके लिए वर्ब आ गई कंटिन्यूस, तो ये तो मेन क्लॉज है। तो अगर मैं यहाँ पे देखता हूं तो ये सेंटेंस आपका पूरा नहीं बन पा रहा है, क्योंकि कंजंक्शन, कंजंक्शन के बाद सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद वर्ब हमें चाहिए होता है। लेकिन यहाँ पे तो सिर्फ हमारे पास एक नाउन है, और सिर्फ एक नाउन है, तो नाउन क्या बनता है, या तो सब्जेक्ट बनता है या ऑब्जेक्ट बनता है। अगर इसको सब्जेक्ट बना रहा हूं तो वर्ब मेरे पास है नहीं, तो फिर मैं इसको क्या बना सकता हूं, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट किसके बाद आता है, या तो किसी वर्ब के बाद और या फिर किसी प्रीपोजिशन के बाद। यहां पे हमारे पास में एक कंजंक्शन है, अगर इस कंजंक्शन की जगह पे मैं एक प्रीपोजिशन लगा दूं तो यही वाला नाउन बेसिकली क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो आप पाओगे कि सर दो एक कंजंक्शन है, इसको हटा के आप इसकी जगह पे डेस्पाइट लगा दीजिए, और या फिर आप इसकी जगह पे इन स्पाइट ऑफ लगा दीजिए। तो डेस्पाइट द ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के बावजूद, जो सेंस डेस्पाइट का होता है एज प्रीपोजिशन, वही सेंस आपका दो और ऑल्दो का होता है एज कंजंक्शन, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। चाइनाज इकोनॉमी सब्जेक्ट है, कॉन्टिन्यूज आपकी क्या है, वर्ब है। और किस चीज के लिए कॉन्टिन्यू करता है, टू ग्रो, ग्रो करने के लिए। एट एक प्रीपोजिशन है जिसका ऑब्जेक्ट है एन इंप्रेसिव रेट, तो एक इंप्रेसिव रेट पे ग्रो कर रहा है ये। आगे देखेंगे अगला, तो हार्ड हैड सी थ्रोन द बास्केटबॉल। अब देखो ये बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पेयर पे बेस्ड आते हैं और काफी आते हैं। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे वैन आ रखा है, भाई आपका जो पेयर बनता है ना वो हार्डली और वैन का बनता है, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट पेयर्स मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। तो हार्डली वैन का पेयर बनता है, ध्यान रखेंगे। तो हार्डली आ जाए या स्कार्सली आ जाए, बेयरली आ जाए, जब भी ऐसे शब्द आएंगे, ठीक है, तो इनके साथ में जो आपका पेयर बनता है वो किसका बनता है, तो आप कहोगे सर वैन का पेयर बनता है, ठीक है। अगर मैंने आपका नो सूनर कहीं पे लिख दिया, ठीक है, तो नो सूनर के साथ में आपको पता होना चाहिए आपका पेयर देन का बनता है, ठीक है, देन का। तो हार्डली वैन के साथ में इनका। इसके अलावा नीदर के साथ नॉर आता है, ईदर के साथ और आता है, ठीक है, नीदर के साथ नॉर आता है, ईदर के साथ और आता है। ईदर को बाद में लिखते हैं, पहले नॉट ओनली लिख देते हैं, ठीक है। नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो आता है, ठीक है। इसके अलावा आपको कुछ और जो इंपॉर्टेंट पेयर्स हैं, जैसे ईदर के साथ और का पेयर बनता है, ये भी ध्यान देना है, ठीक है। इसके अलावा बिटवीन के साथ आपको स्पेशली ध्यान देना है कि टू नहीं एंड आता है। बिटवीन का पेयर किसके साथ बनता है, एंड के साथ। और फ्रॉम का पेयर किसके साथ बनता है, तो टू के साथ। फ्रॉम के साथ देखो डिस्टेंस के सेंस में सिर्फ टू आता है, लेकिन टाइम के सेंस में टिल आ सकता है और अंटिल भी आ सकता है। तो टिल और अंटिल आ सकते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ किसके लिए, टाइम के लिए, जस्ट फॉर टाइम, ठीक है। और टू किसी भी सेंस में आ जाता है फ्रॉम के साथ, ठीक है। तो ये आ गया। इसके अलावा आपको दो चार चीजें और जो पता होनी चाहिए, एक जो आपका अदर होता है या आपका रेदर होता है,
तो रेदर आए या अदर आए, सामान्यतः इनके साथ देन का पेयर बनता है, ठीक है। लेकिन अगर आपके साथ में जैसे एल्स आ रखा हो, एल्स, तो एल्स के साथ सामान्यतः बट का पेयर बनता है, ठीक है। तो अदर के साथ देन है, लेकिन एल्स के साथ में बट का पेयर बनता है। तो ये कुछ कुछ चीजें हैं जो कि आपको पेयर्स पता होने चाहिए। इन पेयर्स पे बेस्ड आपके एग्जाम में काफी सारे क्वेश्चंस आते रहते हैं और बार बार आते हैं, ठीक है। तो इसके साथ में बोथ के साथ में एंड का पेयर बनता है, ये भी याद रख लेना। बोथ के साथ कई बार एज वेल एज लगा के दे देते हैं, तो बोथ के साथ एज वेल एज नहीं, क्या आता है, एंड आता है। देखो एक बार, तो हार्डली के साथ क्या आ गया, वैन आ गया। एक चीज जहाँ पे और आपको समझनी है, ये मैंने अलग इसलिए लिखे, इनमें सारे जो शब्द हैं वो शुरुआत में नेगेटिव शब्द हैं। अगर कभी भी ऐसा हो कि किसी नेगेटिव शब्द से सेंटेंस की शुरुआत हो, तो सबसे पहले वो नेगेटिव शब्द आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आती है, और फिर सेंटेंस का सब्जेक्ट आता है। यानी कि आप नॉर्मली ऐसे नहीं लिखोगे कि पहले नेगेटिव वर्ड, फिर सब्जेक्ट, फिर आपकी हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब ना। पहले कोई भी नेगेटिव शब्द अगर आ गया तो वो, फिर उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, और फिर उसके बाद में सब्जेक्ट, और तब कहीं जाके मेन वर्ब आएगी। फिर जो भी उसके आगे पेयरिंग के वर्ड्स हैं वो आएंगे। यानी कि अगर सेंटेंस के स्टार्टिंग में कोई भी नेगेटिव एडवर्ब आ जाता है, तो वहां पे हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट से पहले करते हैं, और इसी चीज को बोल देते हैं इन्वर्जन। तो अगर कोई भी नेगेटिव शब्द आए तो हम क्या लगाते हैं, इन्वर्जन लगा देते हैं। ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे देखेंगे, हार्डली अपने आप में एक नेगेटिव शब्द है, और अगर ये एक नेगेटिव शब्द है तो पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर आपकी मेन वर्ब। तो हार्डली आ जाए तो सबसे पहले ये देखो कि क्या यहाँ पे हेड प्लस V3 सही है, एकदम सही है। इसके अलावा ये भी ध्यान रख लेना, हार्डली और वैन का जब पेयर बनता है, या नो सूनर देन का जब पेयर बनता है, तो जो बाद वाली क्लॉज है सामान्यतः पास्ट इंडेफिनिट आता है, और इस वाली में सामान्यतः पास्ट का परफेक्ट टेंस आता है, ठीक है। तो थ्रोन का ऑब्जेक्ट हो जाएगा द बास्केटबॉल व्हेन इट फेल ऑन द ग्राउंड, जब ये ग्राउंड पे गिर गई। तो कौन से वाले पार्ट में आ रहा है, डी वाले में। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका, तो महेश इज मच सेंसिटिव। एक तो वैसे देखते ही आप इसको गलत मार्क कर सकते हैं, क्योंकि सो आपका एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है। कंजंक्शंस के दो प्रकार होते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एंड सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होते हैं जिनको हम फैन बॉयज नाम से याद रख सकते हैं, फॉर एंड नॉर, बट और येट, सो। फॉर एंड नॉर, बट और येट, सो। तो सो एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के साथ हमें ध्यान रखना है, कभी भी सेंटेंस की शुरुआत में इनको यूज नहीं करते हैं, ठीक है। तो एक तो ऐसे ही गलत हो जाएगा। दूसरा, आप अगर सेंटेंस का भाव देखें, महेश इज मच सेंसिटिव, महेश काफी ज्यादा सेंसिटिव है। वैसे भी मच सेंसिटिव नहीं, वेरी का यूज करेंगे। मैंने आपको एडजेक्टिव एडवर्ब वाली क्लास में ये बात बताई थी, खास करके एडवर्ब वाली में ये वाली बात बताई थी आपको, कि मच का प्रयोग हम तब करते हैं जब या तो कोई कंपैरेटिव डिग्री हो, या आपका कोई पास्ट पार्टिसिपल आ रखा हो। और वेरी का प्रयोग हम तब करते हैं जब पॉजिटिव डिग्री हो, या आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल हो। पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव है तो वेरी आ जाएगा। तो महेश इज वेरी सेंसिटिव, और इसीलिए क्या है कि वी आर वेरी केयरफुल। अब एक बात बताओ, महेश का सेंसिटिव होना एक रिजल्ट है या रीजन? आप कहोगे सर कारण ये है कि महेश सेंसिटिव है, और उसका परिणाम ये है कि हम उसको लेके बहुत क्या है, केयरफुल हैं। इसका मतलब है कि ये कारण है, और कारण को बताने के लिए सो का नहीं एज का प्रयोग करते हैं, या आप चाहें तो बिकॉज का प्रयोग कर सकते हैं, या आप चाहें तो सिंस का प्रयोग भी कर सकते हैं। तो एज हो गया, सिंस हो गया, या बिकॉज हो गया, इस तरीके से प्रयोग किए जाते हैं। हम कभी भी सो से रीजन नहीं दिखाते हैं, सो हमें क्या दिखाता है, हमेशा रिजल्ट दिखाता है, ठीक है। तो अबाउट इज फेलियर्स। आगे देखेंगे, तो कौन से वाले पार्ट में एरर है, इस वाले में। तो दो एरर है, एक तो मच वाला और एक आपका सो वाला। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका, द सुपरमार्केट इज ओपन फ्रॉम 10 AM स्टिल 10 PM। आपको थोड़ी देर पहले मैंने भी बताया था कि फ्रॉम का पेयर बेसिकली किसके साथ बनता है, या तो टू या टिल, ठीक है। तो आप पाओगे द सुपरमार्केट सब्जेक्ट है, इज आपकी वर्ब है, ओपन आपका एडजेक्टिव है, फ्रॉम 10 AM टू 1 PM या टू 10 PM। टू, या आप टिल भी लिख सकते हैं, या फिर अनटिल भी लिख सकते हैं। तो फ्रॉम 10 AM अनटिल 10 PM, या फ्रॉम 10 AM टिल 10 PM, या फिर फ्रॉम 10 AM टू 10 PM, इस तरीके से। आगे देखेंगे, मिसेज गोमती वॉज दैट टायर्ड एंड वीक दैट शी कुड। अब आपको ध्यान रखना है, सो आए आपके सेंटेंस में या सच आए, इसके साथ पेयर बनता है बेसिकली किसका, दैट का। और ये बेसिकली किसी चीज को इस तरीके से दिखाता है कि कोई चीज ऐसी है कि ये हो जाता है। आई एम सो वीक दैट आई कैन नॉट वॉक। शी इज सो इंटेलिजेंट दैट एवरीबडी लाइक्स हर। वो इतनी इंटेलिजेंट है कि सब उसको पसंद करते हैं। शी इज सो ब्यूटिफुल दैट एवरीवन वांट्स टू मैरी हर। वो इतनी सुंदर है कि सब उससे शादी करना चाहते हैं, ठीक है। तो सो के साथ में सामान्यतः किसका पेयर बनता है, दैट का। तो यहाँ पे जो एडजेक्टिव आता है, उस एडजेक्टिव के पहले हम सो का यूज करते हैं। सो के साथ बेसिकली ध्यान रखेंगे,
सो के साथ सामान्यतः क्या आता है, एडजेक्टिव आता है, सो एडजेक्टिव, दैट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, या फिर आपका एक बनता है टू एडजेक्टिव और फिर टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये बेसिकली किसी नेगेटिव क्वालिटी के लिए आता है। और एक आपका बेसिकली अगर सच आ रखा है तो ध्यान देंगे, सच के साथ एडजेक्टिव तो आ सकता है, लेकिन जरूरी ये है कि सच के साथ में नाउन आना चाहिए, और सच के साथ जो नाउन आएगा उसका आर्टिकल जो है ना वो इस जगह पे आता है आर्टिकल, यानी कि एडजेक्टिव से पहले और सच के बाद में। सच अ ब्यूटीफुल गर्ल, सच अ इनोसेंट पर्सन, सच एन इनोसेंट पर्सन, ठीक है। तो हम हमेशा सच फिर आर्टिकल फिर एडजेक्टिव फिर नाउन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो ये भी ध्यान दे देंगे। तो कौन से वाले पार्ट में एरर है आपका, इस वाले सेंटेंस में, कि जो दैट वाला है, दैट टायर्ड नहीं होगा, दैट टायर्ड की जगह पे आपको सो टायर्ड लिखना पड़ेगा, ठीक है। दैट टायर्ड की जगह पे सो टायर्ड। सो मिसेस गोमती वॉज सो टायर्ड एंड वीक दैट शी कुड स्कार्सली वॉक। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका, आई विल डेफिनेटली एक्सेप्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी वाइल द टाइम कम्स। अब आपको ध्यान रखना है, ये वाइल द टाइम कम्स कभी नहीं लिखते, हम हमेशा लिखते हैं व्हेन द टाइम कम्स, जब समय आएगा। वाइल सामान्यतः हम तब लगाते हैं जब एक लॉन्ग एक्शन को दिखाना हो, और ये तो हम एक किसी पॉइंट की बात कर रहे हैं कि जब समय आएगा। तो वाइल जो है एक ड्यूरेशन को, पीरियड वाले एक्शंस को दिखाता है जो टाइम टेकिंग एक्शंस होते हैं, और व्हेन का प्रयोग हम करते हैं शॉर्ट एक्शंस के लिए, पॉइंट्स के लिए। तो ये तो एक पॉइंट है कि जब समय आएगा तब बेसिकली मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट करूंगा। तो क्योंकि ये एक पॉइंट को दिखा रहा है, पॉइंट को दिखाने के लिए वाइल का नहीं किसका यूज होना चाहिए, व्हेन का, ठीक है। सो व्हेन इज यूज्ड। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका, वी कैन नॉट पोस्टपोन डिस्कशन ऑन दिस इश्यू ऑल्दो इट इज अर्जेंट। जैसे देखेंगे वी सेंटेंस का सब्जेक्ट है, कैन नॉट आपकी कैन हेल्पिंग वर्ब, नॉट एडवर्ब ऑफ नेगेशन, पोस्टपोन आपकी मेन वर्ब है, डिस्कशन उसका ऑब्जेक्ट है। डिस्कशन के साथ ऑन आ जाता है, डिस्कस वर्ब के साथ अबाउट नहीं आता, ऑन नहीं आता है, लेकिन डिस्कशन नाउन के साथ आपका अबाउट या ऑन आ सकता है। और किस चीज पे, तो इसका ऑब्जेक्ट है दिस इश्यू। ऑल्दो आपका कंजंक्शन है, ऑल्दो का मतलब होता है बेशक। ये दो चीजों में कॉन्ट्रास्ट दिखाने के लिए हम इसका यूज करते हैं। दो चीजों में क्या दिखाता है, कॉन्ट्रास्ट दिखाता है। तो ऑल्दो इट इज अर्जेंट, हम कह रहे हैं कि हम इस पे पोस्टपोन नहीं कर सकते, बेशक ये अर्जेंट है। एक बात बताइएगा, आप किसी से क्या कहोगे, आप किसी चीज को कह रहे हो कि पोस्टपोन नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, बिकॉज इट इज अर्जेंट। यहां पे कॉन्ट्रास्ट की बात ही नहीं है, उसका अर्जेंट होना अपोजिट बात नहीं है। बिकॉज समथिंग इज अर्जेंट वी कैन नॉट पोस्टपोन इट, वी कैन नॉट पोस्टपोन डिस्कशन ऑन इट, ठीक है। सो क्योंकि ये आपका बेसिकली अर्जेंट है, इसीलिए यहां पे बिकॉज का यूज करना पड़ेगा हमें, ना कि ऑल्दो या दो का, ठीक है। सो बिकॉज इट इज अर्जेंट। कौन से वाले पार्ट में एरर होगा, डी वाले पार्ट में। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है, दिस वॉज नो स्ट्रेंज साइट। तो दिस सेंटेंस का सब्जेक्ट है, वॉज आपकी वर्ब है, साइट आपका नाउन है, स्ट्रेंज एडजेक्टिव है, और नो इसके लिए आया गया एक डिटर्मिनर है, लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। या तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, दिस वॉज नो स्ट्रेंज साइट, या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता था, दिस वॉज नॉट अ स्ट्रेंज साइट, ठीक है, नॉट अ स्ट्रेंज साइट। और किसके लिए, टू द बॉय, टू प्रेपोजिशन जिसको ऑब्जेक्ट है द बॉय। और कब तक नहीं थी, सो बाई दैट टाइम, उस टाइम तक। और क्यों नहीं थी, फॉर, बिकॉज। फॉर का मतलब होता है बिकॉज। फॉर आपका जब कंजंक्शन होता है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। ही हैड, उसके पास था, क्या नहीं था, तो नीदर गन और स्पीयर। आप कहोगे सर नीदर का पेयर नॉर के साथ बनता है, ना कि और के साथ, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन से वाले पार्ट में एरर है, आप कहोगे सर ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, आवर हैंड्स हैव बीन क्रूशियल टूल्स फॉर फाइंडिंग एंड ईट। अब जैसे ही आप देखोगे, जब भी कोई कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हम लगाते हैं तो वो सेम रैंक स्ट्रक्चर को दिखाता है, यानी कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कौन से, व्हेन, बॉयज, फॉर एंड नॉर, बट और येट, सो। खास करके अगर इसमें से हम बात करते हैं एंड की, या फिर आपका कोई भी कोरिलेटिव बने, इधर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, कोरिलेटिव कंजंक्शंस बोलते हैं इनको। तो इनके साथ सेम रैंक स्ट्रक्चर, यानी कि इनके आगे भी वैसा ही स्ट्रक्चर होगा जैसा इनके बाद में है, या यूं कह सकते हो वाइस वर्सा, कि जैसा इनके पहले स्ट्रक्चर है वैसा ही इनके बाद में भी होगा, ठीक है। तो देखो, आवर हैंड्स हैव बीन क्रूशियल टूल्स, आवर हैंड सब्जेक्ट है, हैव बीन आपका वर्ब है, क्रूशियल टूल्स, क्रूशियल आपका, क्रूशियल टूल्स आपका क्या है, कॉम्प्लीमेंट है, इसमें से टूल्स नाउन है, क्रूशियल आपका एडजेक्टिव है। किस चीज के लिए, तो फॉर प्रेपोजिशन जिसका ऑब्जेक्ट है फाइंडिंग। किसी भी प्रेपोजिशन के बाद में वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है, फाइंडिंग, क्या फाइंड करना, फाइंडिंग एंड ईट। अब अगर एंड के पहले आईएनजी फॉर्म है तो एंड के बाद भी तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म आनी चाहिए, तो ईट नहीं, ईटिंग आना चाहिए आपका, ईटिंग व्हाट, फूड। एंड हेल्पिंग, और हेल्प करना, अस नेविगेट। किस चीज में हेल्प करना है, तो हेल्प प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की बेस फॉर्म, हेल्प के साथ में हेल्प समबडी डू समथिंग, बेयर इन्फिनिटिव का प्रयोग करते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये बेयर इन्फिनिटिव है, द वर्ल्ड।
आप पाओगे कौन से वाले पार्ट में एरर है, इस वाले में, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन, वी स्टेड इन जिम्स फ्लैट ड्यूरिंग ही वॉज ऑन हॉलीडे। तो वी सब्जेक्ट है, ड्यूरिंग आपका वर्ब है, और कहाँ ठहरे, वी सब्जेक्ट है, स्टेड आपका वर्ब है, नॉट ड्यूरिंग। तो वी सब्जेक्ट है, स्टेड आपका वर्ब है, इन प्रेपोजिशन है जिसका ऑब्जेक्ट है जिम्स फ्लैट, ये प्लेस को बता रहे हैं, ठीक है। और कब, तो ड्यूरिंग एक प्रेपोजिशन होता है और प्रेपोजिशन के बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब नहीं आता है। अगर सब्जेक्ट प्लस वर्ब हमने लगा रखा है सो वी नीड अ कंजंक्शन, तो कंजंक्शन चाहिए। तो मैंने बताया था ना, ड्यूरेशन को या पीरियड वाले को दिखाने के लिए हम वाइल का प्रयोग कर सकते हैं। तो वाइल ही वॉज ऑन हॉलीडे, जब वो हॉलीडे पे था तब हम जिम के फ्लैट में ठहरे थे। कौन से वाले पार्ट में एरर आ जाएगा, डी वाले में। नेक्स्ट देखेंगे अगला आपका क्वेश्चन है, नो सूनर डिड द चाइल्ड स्टार्ट क्राइंग देन द मदर हग्ड हिम। देखो नो सूनर आ गया, नो सूनर सेंटेंस के स्टार्ट में आया तो इन्वर्जन लगाया डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1। सामान्यतः इधर परफेक्ट टेंस आता है लेकिन पास्ट का इंडेफिनिट भी एक्सेप्टेबल है, ठीक है। तो स्टार्ट के साथ में वर्ब की ING फॉर्म आ गई क्राइंग, जीरंड है, ऑब्जेक्ट है। अब इसके साथ कौन सा वाला देन आएगा पेयर में, आप पाओगे सर THAN वाला देन आता है, ना कि THEN वाला, ठीक है। देन द मदर सब्जेक्ट है, हग्ड आपकी वर्ब है और हिम उसका ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट देखेंगे, आई आस्क्ड माई फ्रेंड वेयर हैड ही लर्नड टू डांस सो वेल। तो आई सब्जेक्ट है, आस्क्ड वर्ब है, माई फ्रेंड उसका ऑब्जेक्ट है। क्या पूछा मैंने अपने फ्रेंड को, वेयर आपका क्या यहाँ पे कंजंक्शन है। अब जब भी आपको ध्यान रखना है कि कोई भी WH वर्ड सेंटेंस के बीच में आता है, इफ एनी WH वर्ड इज यूज्ड इन द मिड ऑफ अ सेंटेंस, है ना, किसी सेंटेंस के मिडिल में यूज कर रहे हैं, तो इफ एनी WH वर्ड इज यूज्ड इन द मिडिल ऑफ अ सेंटेंस इट कैन नॉट बिकम अ क्वेश्चन वर्ड, ये एक क्वेश्चन वर्ड नहीं बन सकता है। ऐसे केस में इट बिकम्स अ कंजंक्शन, ये कंजंक्शन बन जाता है और वहां पे हमें असर्टिव स्ट्रक्चर का यूज करना होता है, एंड वी नीड टू यूज एन असर्टिव स्ट्रक्चर फॉर द सेंटेंस। तो सेंटेंस में असर्टिव स्ट्रक्चर आता है, असर्टिव यानी कि पहले आपका सब्जेक्ट आएगा फिर आपकी वर्ब। तो हैड ही नहीं लिखेंगे, ही हैड लिखेंगे, ठीक है। तो ही हैड लर्नड टू डांस सो वेल, तो ही हैड लिखेंगे, हैड ही नहीं लिख सकते, इस वाले पार्ट में आपका एरर है। नेक्स्ट देखेंगे, एलेक्स पिक्ड अप द बॉक्सेस क्वाइट इजीली। एलेक्स सब्जेक्ट है, पिक्ड अप आपका वर्ब है और उसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा द बॉक्सेस। और हाउ का रिप्लाई आपका क्वाइट इजीली, एडवर्ब ऑफ मैनर है जिसमें से ये मैनर है और ये आपका डिग्री है, इस इजीली की इंटेंसिटी को बढ़ा रहा है। इवन आपका एक एडवर्ब होता है, इवन बेसिकली किसी चीज को एम्फेसाइज करने के लिए आता है, इवन दे वर हैवी। अब एक एडवर्ब से क्या दो सेंटेंस को जोड़ोगे, दो क्लॉजेस को जोड़ोगे, द आंसर इज नो। एडवर्ब से नहीं जोड़ेंगे तो किससे जोड़ेंगे, कंजंक्शन से। एक तरफ तो आसानी से उठा रहा है, एक तरफ हैवी कह रहे हैं, दो कॉन्ट्रास्टिंग बातें हैं, कॉन्ट्रास्ट को दिखाने के लिए कंजंक्शन आता है। या तो आप लिख सकते हैं दो दे वर हैवी, या आप लिख सकते हैं ऑल्दो दे वर हैवी, या फिर अगर इवन जैसा ही लिखना है तो इवन दो भी लिख सकते हैं आप, ये भी कंजंक्शन का काम करता है। तो इवन दो दे वर हैवी, आप कहोगे सर इनमें से कोई सा भी लगा दीजिए, अकेला इवन काम नहीं कर पाएगा, तो एरर इज इन पार्ट बी। नेक्स्ट देखेंगे अगला, वन कैन नेवर इमेजिन हाउ हॉट इट गेट्स इन दिल्ली अनलेस वन डज नॉट गो देयर इन पर्सन। वन सेंटेंस का सब्जेक्ट है, कैन हेल्पिंग वर्ब है, नेवर एडवर्ब नेगेटिव निगेशन है या एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कह सकते हैं, नेगेटिव फ्रीक्वेंसी। कैन के बाद में इमेजिन आपकी मेन वर्ब है, कैन एक मॉडल है, मॉडल के बाद में वर्ब की बेस फॉर्म का प्रयोग करते हैं। हाउ आपका WH वर्ड है, WH वर्ड सेंटेंस के बीच में आता है तो कंजंक्शन के तरीके से काम करता है, और हाउ के साथ सामान्यतः कोई ना कोई एक एडजेक्टिव भी अटैच हो जाता है और ये पूरा मिलकर कंजंक्शन का काम करता है। इट आपका सब्जेक्ट है, गेट्स आपकी वर्ब है, इन प्रेपोजिशन में जिसका ऑब्जेक्ट है दिल्ली। अनलेस आपका कंजंक्शन है, अगर सेंटेंस में अनलेस या अंटिल आ रखा हो तो ये दोनों ऐसे कंजंक्शंस होते हैं जिनके अंदर नेगेशन अपने आप में छुपा होता है, यानी कि नेगेटिव इन नेचर होते हैं। अगर ये अपने आप में नेगेटिव इन नेचर है तो इनके साथ में हम नॉट का प्रयोग नहीं कर सकते, तो डजंट नहीं आएगा। और इसके अलावा ये भी ध्यान रखेंगे कि कोई भी अगर कंजंक्शन ऑफ टाइम या कंडीशन होता है तो उसके साथ में सेल विल का प्रयोग भी नहीं करते हैं, तो यहाँ पे डजंट नहीं आएगा, वन गोज देयर इन पर्सन हमें लिखना पड़ेगा। प्रेजेंट का टेंस आता है, ध्यान रखेंगे। कौन से वाला पार्ट है, ये वाला। तो अनलेस हो या अंटिल हो, इनके साथ में नॉट का प्रयोग नहीं होता। इसके अलावा एक लेस्ट कंजंक्शन होता है, उसके बाद में भी नॉट का प्रयोग आपको नहीं करना होता है, वहां पे सिर्फ और सिर्फ वर्ब की बेस फॉर्म आती है, सब्जेक्टिव मूड लगता है ना। आगे देखेंगे, दिस डॉग सीम्स टू बी वेरी फेरोसियस अदरवाइज इट इज हार्मलेस। एक तरफ तो कह रहे हैं कि ये फेरोसियस है और एक तरफ कह रहे हैं कि ये हार्मलेस है, ये दोनों कॉन्ट्रास्टिंग बातें हैं। कॉन्ट्रास्टिंग बातें हैं, इसका मतलब है कि यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट वाला कंजंक्शन चाहिए। अदरवाइज कॉन्ट्रास्ट नहीं दिखाता है, अदरवाइज तो कॉशन दिखाता है, वार्निंग देता है कि भैया ये काम कर दो नहीं तो ये हो जाएगा। यहाँ पे तो कॉशन या वार्निंग है ही नहीं। मैं कहता हूँ ना कि यार पे योर रेंट अदरवाइज आई विल कट द इलेक्ट्रिसिटी, अपना रेंट पे कर दें या बिल पे कर दें, इलेक्ट्रिसिटी के बिल की बात कर रहे हैं तो ठीक है। अगर कोई मकान मालिक आके धमकी दे रहा है कि भैया घर का रेंट दे नहीं तो लाइट काट दूंगा,
तो पे योर रेंट अदरवाइज आई विल कट, तो ये धमकी के लिए आता है, कॉशन के लिए आता है, वार्निंग के लिए आता है। सो अदरवाइज वैसे भी ध्यान देंगे, अदरवाइज यहाँ पे एक एडवर्ब होता है, हालांकि अदरवाइज एडवर्ब होने के बावजूद भी यहाँ कॉमा लेके दो सेंटेंस को समटाइम्स जोड़ देता है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, है ना। तो अदरवाइज की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, ऑल्दो इट इज हार्मलेस, या हम लिख सकते हैं बट इट इज हार्मलेस। लगता फेरोसियस है, हालांकि ये हार्मलेस है। आप चाहें तो और भी एक ऑल्टरनेटिव हो सकता है, हाउएवर। हाउएवर भी एक एडवर्ब होता है, लेकिन सामान्यतः इसके पहले सेमीकोलन लगा देते हैं, हाउएवर इट इज हार्मलेस, ठीक है। तो इस तरीके के वर्ड्स आ सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे नहीं आएगा, बिकॉज इट डजंट गेट द रिक्वायर्ड मीनिंग, है ना, इट डजंट गिव द रिक्वायर्ड मीनिंग, जो रिक्वायर्ड मीनिंग है हमारा वो नहीं देता है। दस बस ब्रोक डाउन बिकॉज वी हैड टू वॉक सम डिस्टेंस। अब एक बात बताओ, क्या बस इसलिए खराब हुई कि हमें कुछ दूरी चलना पड़ा? आपको पता होना चाहिए बिकॉज आपका क्या दिखाता है, रीजन को, और रिजल्ट को दिखाने के लिए हम सो का प्रयोग करते हैं। बिकॉज हो गया, सिंस हो गया, एज हो गया, ये रीजन को दिखाते हैं। द बस ब्रोक डाउन, ये क्या है, रीजन, और इसीलिए हमें क्या करना पड़ा, वॉक करना पड़ा कुछ दूरी के लिए। तो वॉक करना आपका रिजल्ट है कि बस का ब्रेक डाउन होना? आप कहोगे सर ये तो आपका रीजन है और ये रिजल्ट है। रिजल्ट के लिए रीजन का कंजंक्शन नहीं लगाएंगे, हमें यहाँ पे सो का प्रयोग करना पड़ेगा। सो कर सकते हैं, दैट्स वाई कर सकते हैं, एंड हेंस कर सकते हैं, एंड दस कर सकते हैं, ठीक है। तो वी हैड टू वॉक सम डिस्टेंस, बिकॉज लगा देंगे तो इसका सेंस ये आ रहा है कि क्योंकि हमें कुछ दूरी चलनी पड़ी इसीलिए बस जो है वो ब्रेक डाउन हो गई। ऐसा थोड़ी होता है कि कोई पैसेंजर थोड़ी देर पैदल चल लिया तो बस नाराज हो गई। भाई बस है, लड़की थोड़े ना, लड़की ऐसे नाराज हो सकती है कि अच्छा मुझे नहीं पूछ रहे हो, मैं नाराज हो जाती हूँ। बस थोड़ी हो जाएगी कि अच्छा मेरे होते हो पैदल चल रहे हो, मैं खराब हो जाती हूँ, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो वो रॉन्ग सेंस आ जाएगा। आगे देखेंगे, इट इज नथिंग एल्स देन। अब आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि एल्स का पेयर देन नहीं बट होता है। एल्स का पेयर क्या होता है, बट। इट इज नथिंग एल्स बट sheer foolishness that you have decided to resign। कौन से वाले पार्ट में एरर है, नथिंग के साथ में, एल्स के साथ में बट का यूज करते हैं। नेक्स्ट, his whole life he wrote music, played the piano and was a singer। ये मतलब दिस इज वन ऑफ दी मतलब बेस्ट क्वेश्चंस मैं कह सकता हूं। आपको ध्यान देना है, his whole life अपना पूरा जीवन, ही सब्जेक्ट है, रोट आपकी वर्ब है, ही रोट म्यूजिक, प्लेड द पियानो। अब आपको पता होना चाहिए जब तीन चीजें हमने जोड़ी हैं, जब भी कंजंक्शन से हम तीन चीजों को जोड़ते हैं तो पहली वाली को तो कॉमा से जोड़ देते हैं, लेकिन जो दूसरी वाली होती है वहां पे हम एंड लगाते हैं। अब यहाँ पे एंड तो लगा दिया, लेकिन यहाँ पे देखेंगे हमने अभी क्या कहा था, सेम रैंक स्ट्रक्चर को दिखाता है। और सेम रैंक स्ट्रक्चर में ये बात भी शामिल है कि अगर हमने सेम रैंक स्ट्रक्चर लगाना है तो अगर एक्शन वर्ब हम लोग लिख रहे हैं तो एक्शन वर्ब लिखनी चाहिए, ये हमें बी वर्ब को बीच में नहीं लिखना है, ठीक है। तो एंड वॉज अ सिंगर कहना ठीक नहीं है, क्योंकि जीवन भर म्यूजिक लिखा, पियानो बजाया, एंड वॉज अ सिंगर नहीं, इस जगह पे हमें कह देना चाहिए एंड सैंग सॉन्ग्स, और गाने गाए। एक्शन वर्ब की हमें जरूरत पड़ेगी, ना कि किसी स्टेट की, क्योंकि सेम रैंक स्ट्रक्चर में फॉलो करना है। तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस, सीजीएल मेंस लेवल का क्वेश्चन है, बट अनफॉर्चुनेटली हेड कांस्टेबल में पूछा गया था, तो आपके में भी सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे आगे, तो अंटिल आई वॉज स्टिल अ लिटिल वीक आई डिसाइडेड टू वॉक होम फ्रॉम द मेट्रो स्टेशन। अब देखो वही रॉन्ग यूज कैसे, एक तरफ कह रहे हैं आई वॉज स्टिल अ लिटिल वीक, मैं थोड़ा सा वीक था, कमजोर था। आई डिसाइडेड, मैंने डिसाइड किया कि वॉक कर लेता हूं। अब आप कहोगे सर ये दोनों कॉन्ट्रास्टिंग चीजें हैं। अंटिल तो टाइम दिखाता है, एक तरफ कह रहे हैं कि मैं थोड़ा कमजोर था, वीक महसूस कर रहा था, फिर मैंने डिसाइड करा कि घर तक पैदल चला जाता हूं। दीज आर टू कॉन्ट्रास्टिंग थिंग्स। अगर आप वीक फील करोगे ना तो आप कहोगे कि वॉक नहीं करूंगा, ऑटो कर लेता हूं। तो दीज आर टू कॉन्ट्रास्टिंग थिंग्स को बताने के लिए हम दो या ऑल्दो का प्रयोग करते हैं। सो ऑल्दो या दो आई वॉज स्टिल अ लिटिल वीक, मैं थोड़ा सा वीक फील कर रहा था, कमजोर फील कर रहा था, फिर भी मैंने डिसाइड करा। अब ध्यान देंगे दो ऑल्दो के साथ में बट का प्रयोग नहीं होता है, बीच में आपको लगेगा बट आ जाए, आप लगा सकते हो येट, वो भी ऑप्शनल होता है, और आजकल मॉडर्न इंग्लिश में इसको हटाना प्रेफर करते हैं, है ना, तो आप येट तो लगा सकते हो। नेक्स्ट देखेंगे, नॉट विथ स्टैंडिंग वी वर ऑल बिजी दैट वीकेंड वी हैड टू कैंसिल द आउटिंग। अब नॉट विथ स्टैंडिंग वी आपका प्रीपोजिशन के तरीके से सामान्यतः यूज किया जाता है, सामान्यतः ऐसे लिख देते हैं, नॉट विथ स्टैंडिंग एवरीथिंग, मतलब एनीथिंग, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग, किसी भी चीज को छोड़ दें। तो नॉट विथ स्टैंडिंग का यहाँ पर कोई सेंस नहीं है, हम कह सकते हैं ऑल्दो वी वर बिजी, हमें कंजंक्शन की जरूरत है। अब एक तरफ कहोगे कि बिजी थे और फिर भी हमें कैंसिल करनी पड़ी, अच्छा बिजी थे इसीलिए कैंसिल करनी पड़ी, तो अगर ये रीजन है, अपोजिट चीजें नहीं है ना, बिजी थे और इसीलिए आउटिंग कैंसिल करनी पड़ी, तो आप कहोगे सर ये कारण है, तो इसका मतलब हम क्या लगा देंगे, बिकॉज वी वर बिजी।
ऑल दैट वीकेंड, हम पूरा का पूरा वीकेंड बिजी थे, तो बिकॉज का यूज करेंगे ना कि नॉट विद स्टैंडिंग का, इस वाले पार्ट में एरर है। आगे, द फार्मर्स आर यूजिंग HYV सीड्स सो देन नहीं होता, सो दैट होता है मेरे भाई, सो दैट दे कैन गेट अ बेटर यील्ड, उनको बेटर यील्ड मिल पाए, इसीलिए वो बेसिकली ये यूज कर रहे हैं। सो दैट बेसिकली आपका क्या दिखाता है, पर्पस दिखाता है किसी भी चीज का। आगे देखेंगे, ही वंडर्ड व्हाट वाज द रीजन। अब जैसे ही आपने देखा WH वर्ड सेंटेंस के बीच में ये कंजंक्शन की तरह से काम करेगा, सो व्हाट वाज द रीजन नहीं, व्हाट द रीजन वाज। अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, तो सिंपल क्वेश्चन है, व्हाट द रीजन वाज। सी विल कम टू वर्क दो इट डजंट रेन टुमारो। अब क्या यहाँ पे दो का मतलब है, कोई कॉन्ट्रास्टिंग बात है, एक तरफ कह रहे हैं कि बारिश ना हो और एक तरफ कह रहे हैं कि आएगी, तो ये कॉन्ट्रास्टिंग बातें नहीं है, ये तो कंडीशन लग रही है कि अगर बारिश नहीं हुई तो आएगी, तो दो नहीं, बेशक आप कहोगे कि इफ इट डजंट रेन, अगर बारिश नहीं हुई, ठीक है, तो इफ इट डजंट रेन, अगर बारिश नहीं हुई तो वो आएगी, तो ये कंडीशन है तो दो का कोई सेंस नहीं बनता है, इफ आ जाएगा। आगे, द रीजन फॉर विजिटिंग मीरठ वॉज बिकॉज। अब ध्यान देंगे, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, द रीजन के साथ में कभी भी बिकॉज का यूज नहीं करते हैं, आप दैट लगा सकते हैं। तो द रीजन फॉर विजिटिंग मेरठ वॉज दैट माई मदर नीडेड टू बी लुक्ड आफ्टर, कि मेरी मदर का ख्याल रखना था, इसीलिए, सो लुक्ड आफ्टर। तो कौन से वाला पार्ट में एरर हो जाएगा, आप पाओगे रीजन के साथ में बिकॉज का यूज नहीं होता है, इस वाले पार्ट में एरर। नेक्स्ट, आई सेल बाई दिस बुक इफ यू लाइक इट और नॉट। भाई ध्यान देंगे, जो और है ना, इसके साथ में इफ का पेयर नहीं बनता, किसका बनता है, वेदर का। वेदर के साथ में और लगाते हैं, वेदर यू लाइक इट और नॉट, आपको पसंद हो या ना हो, लेकिन बेसिकली मैं तो इस किताब को खरीदूंगा। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन, ही गेव सच अ लॉन्ग स्पीच बट। अब देखो, सच के साथ क्या बताया था मैंने, बट बताया था कि दैट, आप पाओगे सर दैट बताया था ना कि बट, अभी थोड़ी देर पहले हमने चर्चा करी थी, और सच के साथ में वही स्ट्रक्चर है, सच अ लॉन्ग स्पीच। अगर इसी को सो के साथ बनाते तो हिज स्पीच वॉज सो लॉन्ग, की स्पीच इतनी लॉन्ग थी, दैट एवरीबडी फेल्ट बोर्ड, कि सबको बोर महसूस हुआ। आगे, जोया वॉन द फर्स्ट प्राइज इन द रेस अनलेस सी स्टम्बल्ड एंड फेल। अब ये भी अनलेस क्या है, नेगेटिव कंडीशन दिखाता है। आप कहोगे सर कंडीशन है ही नहीं, जोया ने फर्स्ट प्राइज जीता, बेशक वो स्टम्बल हुई और गिरी, वो टकराई किसी से, स्टम्बल होती है, लड़खड़ाती है और गिर जाती है, फिर भी उसने बेसिकली क्या करा, फर्स्ट प्राइज जीता। तो आप पाओगे कि सर ये तो कॉन्ट्रास्ट है, तो दो या ऑल दो में से आपको कुछ लगाना पड़ेगा, जो आप चाहे लगा सकते हैं। ऑल दो शी स्टम्बल्ड एंड फेल, बेशक गिरी थी, लड़खड़ाई थी, लेकिन फिर भी उसने प्राइज जीता। कौन से वाले पार्ट में एरर है, अनलेस की जगह पे ऑल दो आ जाएगा। आगे, एज सच यू नीड एनी मनी जस्ट राइट टू मी। एज सच तो बेसिकली एग्जाम्पल देते हैं किसी चीज का, सच एज या एज सच, ठीक है, तो एज सच का यहाँ पर कोई सेंस नहीं है, ये कंडीशन है। इफ यू नीड मनी, अगर आपको पैसा चाहिए, जस्ट राइट टू मी, मुझे बता दो, तो इफ का यूज कर लो, कंडीशन से काम चल जाएगा। तो इस वाले पार्ट में एरर है, इफ यू नीड मनी, इफ यू नीड एनी मनी जस्ट राइट टू मी, अगर पैसा चाहिए तो मुझे बता देना। आगे, आई वॉज सरप्राइज्ड टू सी एज अविका कुड राइट सच गुड पोइम्स इन हिंदी। तो आई वॉज सरप्राइज्ड टू सी, मैं ये देख के सरप्राइज्ड था, क्या कि अविका। अब देखो, आई वॉज सरप्राइज टू सी वॉट, अब इसका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट क्या है, ये पूरा का पूरा। अब जब भी कोई क्लॉज ऑब्जेक्ट बनती है तो भाई वहां पे एज नहीं लगा सकते हैं, क्यों, ऑब्जेक्ट है, यानी कि हमें किसकी जरूरत है, नाउन की। और नाउन क्लॉज हम दो तरीके से बनाते हैं, या तो जो WH वाले कंजंक्शंस होते हैं, WH वर्ड्स, उसके सेंस के हिसाब से, और या फिर आप दैट क्लॉज लगा सकते हो, ठीक है। एक तीसरा तरीका हो सकता है कि जो इफ वाली क्लॉज होती हैं या वेदर वाली क्लॉज होती हैं, उनसे भी बना सकते हैं हम आपकी नाउन क्लॉज। लेकिन यहाँ पे आ रखा है एज, जो कि दिखाता है रीजन को दिखाने वाली चीजें आपका बेसिकली क्या होती है, एडवर्ब होती हैं। तो आप पाओगे सर यहाँ पे दैट का यूज होगा। तो आई वॉज सरप्राइज टू सी दैट अविका कुड राइट सच गुड पोइम्स इन हिंदी। मैं ये देख के सरप्राइज था कि अविका इतनी अच्छी अच्छी पोइम्स लिख पाती है हिंदी में। कौन से वाले पार्ट में एरर है, आप पाओगे एज वाले में। इफ दे सेड नथिंग शी कुड सेंस देयर डिसअप्रूवल ऑफ हर सजेशन। अगर उन्होंने कुछ नहीं कहा, शी कुड सेंस, वह सेंस कर सकती थी क्या, डिसअप्रूवल ऑफ हर सजेशन। भाई एक बात बताओ, कुछ कहा नहीं और सेंस कर पा रही है। देखो सेंस कर पा रही है, हम यहाँ पे ये कह रहे हैं कि बेशक कुछ नहीं कहा, बेशक कुछ नहीं कहा, लेकिन फिर भी वो सेंस कर पाई। तो ये दो कॉन्ट्रास्टिंग चीजें, और कॉन्ट्रास्टिंग चीजों को दिखाने के लिए हम क्या लगाते हैं, दो और ऑल दो। तो दो दे सेड नथिंग,
तो दो का यूज करेंगे, सी कुड सेंस देयर डिसअप्रूवल ऑफ हर सजेशन। कुछ कहा नहीं लेकिन फिर भी समझ आ गया कि डिसअप्रूवल है। नेक्स्ट देखेंगे आगे, कोई कंडीशन नहीं है ये। सुष्मिताज यंगेस्ट सिस्टर, अच्छा अब आप कहोगे सर अगर ऐसा हो कि क्योंकि उन्होंने कुछ नहीं कहा इसीलिए सेंस कर पाई, तो फिर बिकॉज लगा देते, बिकॉज दे सेड नथिंग। क्योंकि उन्होंने कुछ नहीं कहा तो उसको समझ आ गया कि डिसअप्रूवल है, अगर वो सेंस निकालते, लेकिन कंडीशन नहीं बनेगी। सुष्मिताज यंगेस्ट सिस्टर इज नॉट ओनली ब्यूटीफुल बट इवन, अब बट इवन नहीं लिखते हैं हम, क्या लिखते हैं, बट ऑल्सो। ठीक है, नॉट ओनली और बट ऑल्सो, सिंपल सा पेयर बनता है, इसमें कोई सोचने समझने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। तो नॉट ओनली के साथ साथ में बट ऑल्सो, ठीक है, और ये ऑल्सो यहां से हट जाएगा, बट ऑल्सो इंटेलिजेंट। आगे, टोरेंशियल रेन्स एंड विंड्स ऑफ अप टू 170 किलोमीटर पर आवर स्वेप्ट अवे रोड्स, होम्स एंड ब्रिजेस, नॉकिंग डाउन पावर एंड कम्युनिकेशन लाइन्स। अब जैसे ही आप देखोगे टोरेंशियल रेन्स एंड विंड्स, और किस तक की थी, ऑफ अप टू 170 किलोमीटर पर आवर, 170 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से थी। स्वेप्ट अवे, उन्होंने स्वेप्ट अवे कर दिया किसको, रोड्स को, और किसको कर दिया, होम्स को एंड ब्रिजेस को। अब जैसे ही देखोगे भाई एंड के पहले कौन सी वर्ब है, आप पाओगे स्वेप्ट यानी कि V2, और एंड के बाद क्या है, ING, गलत हो जाएगा। एंड नॉक्ड, भाई सेम रैंक स्ट्रक्चर है, एंड नॉक डाउन पावर एंड कम्युनिकेशन लाइंस, नॉक्ड डाउन। या आप चाहते हैं ना, जब भी आप पूरी क्लॉज को रिड्यूस करके एक पार्टिसिपल बनाना चाहें तो बना सकते हैं। यहाँ पे आप एंड नॉक्ड डाउन की जगह पे सिंपल नॉकिंग डाउन लिख सकते हैं, फिर एंड हटाना पड़ेगा क्योंकि फिर वो पार्टिसिपल है। एंड लगा दिया तो हम किसी चीज को जोड़ रहे हैं, एंड क्या है, कंजंक्शन है, कंजंक्शन दो चीजों को जोड़ता है। अगर कंजंक्शन से जोड़ रहे हैं तो दो एक जैसी चीजों को जोड़ेंगे, तो स्वेप्ट था तो नॉक्ड आ जाएगा। अगर एंड को ही हटा दें तो वहां पे एक पार्टिसिपल आ जाएगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल, जो कि एडवर्ब ऑफ मैनर के तरीके से काम करेगा वहां पे। ठीक है, आगे देखेंगे तो कौन से वाले पार्ट में आ रहा है, ये वाले में। नेक्स्ट देखेंगे अगला, तो नो सूनर हैड सी फिनिश्ड हर ब्रेकफास्ट। अब नो सूनर से सेंटेंस शुरू हुआ है, फिर हैड आ गया, फिर सब्जेक्ट आ गया, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। ठीक है, सो फिनिश्ड हर ब्रेकफास्ट। अब नो सूनर के साथ क्या दैट आता है, आप कहोगे नहीं, देन आता है, तो दैट वाला ऑप्शन खत्म, दैट वाला ऑप्शन खत्म। सी रिसीव्स लिखेंगे या रिसीव्ड, आप कहोगे सर पास्ट की बात चल रही है, रिसीव्ड लिखेंगे, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला, नीदर डिड द कमिटी अप्रूव द पॉलिसी आफ्टर सेवरल आवर्स ऑफ डिबेट नॉर दे ऑफर्ड एनी अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस दैट कुड एड्रेस द कंसर्न्स रेज्ड बाय द मेंबर। अब वही वाला पॉइंट फिर से आएगा भाई, नीदर से शुरू हुआ, नेगेटिव चीज है तो पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर आपकी मेन वर्ब। तो यहाँ पे भी तो सेम ही चीज है कि नेगेटिव चीज है तो पहले हेल्पिंग वर्ब, यानी कि पहले यहाँ पे नॉर डिड दे ऑफर। तो जो स्ट्रक्चर ऊपर है ना, नॉर के साथ भी ऐसा ही करना है हमें, क्योंकि नॉर भी एक नेगेटिव वर्ड होता है, इसके साथ भी हमें इन्वर्जन लगाना होता है। ठीक है, तो पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर आपका सब्जेक्ट, फिर आपकी मेन वर्ब। नेक्स्ट देखेंगे आगे, डैश द टीचर एंटर्ड द क्लासरूम ऑल द स्टूडेंट्स स्टूड अप टू ग्रीट हिम। जैसे एंट्री करता है, वेयर एज तो बेसिकली कॉन्ट्रास्ट दिखाता है, एज सुन एज जैसे ही, ये सही है, रेदर का कोई सेंस नहीं है, येट का कोई सेंस नहीं है। आगे देखेंगे अगला, द एयर क्वालिटी इज सो बैड, सो के साथ दैट का पेयर बनता है, कौन सा वाला ऑप्शन बन जाएगा भाई, बी ऑप्शन, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है इसमें। आगे देखेंगे, डैश दे आर ट्विंस, दे आर वर्ल्ड्स अपार्ट इन देयर एटीट्यूड ऑफ लाइफ, एटीट्यूड टू लाइफ। बेसिकली बेशक वो ट्विंस हैं, एक तरफ तो ट्विंस हैं यानी कि सिमिलर होनी चाहिए, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि एकदम दुनिया भर के अलग हैं। तो बेसिकली हमें क्या है, कॉन्ट्रास्ट दिखाना है। कॉन्ट्रास्ट डिस्पाइट से दिखा सकते हैं, लेकिन ये प्रीपोजिशन होता है। वेयर एज बेसिकली एक तरफ कुछ और चल रहा है, दूसरी तरफ कुछ और चल रहा है। ठीक है, वेयर एज ये भी नहीं बनेगा। हाउएवर एडवर्ब होता है, हमें कंजंक्शन चाहिए, इसीलिए आप कहोगे सर ऑल्दो वाला करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे, द पुलिस विल रिगार्ड इट एज एन एक्सीडेंट डैश एनी एविडेंस टू द कॉन्ट्रेरी इज फाउंड। पुलिस इसको एक एक्सीडेंट मानेगी अगर ऐसा हुआ कि कोई एविडेंस नहीं मिल रहा है। तो अगर एविडेंस ना मिले, नेगेटिव कंडीशन है, या तो कहेंगे इफ एनी एविडेंस टू द कॉन्ट्रेरी इज नॉट फाउंड। अगर नहीं मिला कुछ तो बेसिकली एक्सीडेंट है। तो इफ के साथ नॉट आना चाहिए था, लेकिन नॉट तो यहाँ पे है नहीं, तो हम क्या लगा देंगे, अनलेस। अदरवाइज नहीं लगाएंगे, अदरवाइज तो धमकी देता है, स्टिल भी नहीं, वेन एवर भी नहीं। आगे, यू कैन हैव अ कंफर्टेबल जर्नी ओनली देन इफ यू आर गेटिंग, अब ओनली देन नहीं लिखते हम, ओनली इफ योर सीट्स, ओनली इफ यू गेट योर सीट्स रिजर्व्ड इन एडवांस। भाई एक कंडीशन है तो ओनली देन नहीं होगा, ओनली इफ हो सकता है बिल्कुल, ओनली व्हेन नहीं, नो इंप्रूवमेंट नहीं, आप पाओगे बी ऑप्शन। आगे, नो सूनर हैड ही गॉट आउट ऑफ हर साइट दैट,
नो सूनर के साथ देन आता है पहले, तो एंड नहीं होगा, देन है, देन है। दो ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो जाएंगे। नो सूनर डिड ही गॉट, क्या डिड के बाद V2 आता है? ये वैसे भी गलत हो जाता है। एज सून एज लगा रखा है, ये तो वैसे ही गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आगे देखेंगे, पिक आउट द कंपाउंड सेंटेंस। आपको वो सेंटेंस पहचानना है जो इनमें से कंपाउंड सेंटेंस है, ठीक है, सिंपल नहीं, कंपाउंड वाला, ठीक है। तो थोड़ा सा ब्रीफली बता देता हूँ। वैसे तो आपने बेसिक्स ऑफ इंग्लिश देखा होगा, नहीं देखा है तो देख लेना, क्योंकि उसमें बहुत क्वालिटी कंटेंट है। ये कंपाउंड सेंटेंस क्या होते हैं और ये सब समझ आ जाएगा। ऐसा सेंटेंस जिसमें सिर्फ एक क्लॉज हो वो सिंपल सेंटेंस कहलाता है। ऐसा सेंटेंस जिसमें दो क्लॉज हो वो या तो कंपाउंड बनेगा या कॉम्प्लेक्स बनेगा। अगर वहां पे जो क्लॉज बनी है उस क्लॉज के पहले, मतलब दूसरी क्लॉज है, तो अगर दो क्लॉज हैं तो उनको जोड़ने के लिए कंजंक्शन आएगा। अगर कंजंक्शन सबऑर्डिनेट है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यानी फैन वॉइस वाला, तो कंपाउंड सेंटेंस है। अगर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की जगह पर सबऑर्डिनेटिंग आ जाए, दोबारा से बताता हूं एक बार, अगर कभी भी सेंटेंस में एक क्लॉज है तो वो सिंपल सेंटेंस है। अगर सेंटेंस के अंदर दो क्लॉजेज हैं तो वो बेसिकली या तो कंपाउंड होगा या कॉम्प्लेक्स होगा। अगर दो क्लॉज हैं तो उन दोनों को जोड़ने के लिए कंजंक्शन आएगा। अगर कंजंक्शन कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, यानी कि फैन बॉयज वाला है, कोऑर्डिनेटिंग, तो सेंटेंस बनता है कंपाउंड सेंटेंस। और अगर कंजंक्शन सबऑर्डिनेटिंग है, यानी कि दैट हो गया और बाकी दुनिया भर के बिकॉज वगैरह, एज वगैरह हो गए, अगर उनमें से कोई कंजंक्शन है तो आपका कंजंक्शन सबऑर्डिनेटिंग है, तो सेंटेंस आपका कॉम्प्लेक्स बनेगा। तो कोऑर्डिनेटिंग के साथ कंपाउंड और सबऑर्डिनेटिंग के साथ कॉम्प्लेक्स। सबऑर्डिनेटिंग बहुत सारे होते हैं, कोऑर्डिनेटिंग लिमिटेड है, फैन बॉयज, फॉर एंड नॉर, बट और येट सो। अब देख लेते हैं एक बार स्पेस पे। कंपाउंड चाहिए यानी कोऑर्डिनेटिंग वाला। टू एड टू देयर ट्रबल्स, ये इन्फिनिटिव है। द सर्वेंट सब्जेक्ट है, रन अवे, एक ही क्लॉज है, सिंपल सेंटेंस है। अगर एक ही क्लॉज है, सिंपल सेंटेंस है। हैविंग नो मनी विथ मी, आई कुड नॉट गिव द बेगर एनीथिंग। अब क्योंकि यहां पे भी एक ही क्लॉज है, आई सब्जेक्ट है, कुड नॉट आपकी हुआ है, तो ये भी नहीं बनेगा, ये भी सिंपल है। आई लव्ड हिम बिकॉज, अब बिकॉज कौन सा कंजंक्शन होता है? सबऑर्डिनेटिंग, तो ये तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, ये भी नहीं बनेगा। द सर्वेंट रन अवे एंड एडेड, अब आप पाओगे एंड से दो वर्ब जोड़ रखे हैं, एक ये वाली एक ये वाली, एंड ही यहाँ पे हिडन होता है, तो आपको पाओगे कि सर एक ये वाली क्लॉज एक ये वाली, तो एंड आ रखा है, तो आप कहोगे ये कौन सा सेंटेंस है आपका? ये है कंपाउंड सेंटेंस। आप देखेंगे अगला, आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस आइडेंटिफाई द कंपाउंड सेंटेंस। अगेन कंपाउंड। इट वॉज अ नाइट ऑफ फेस्टिविटीज, सिंपल सेंटेंस है, एक ही क्लॉज है। आगे, बिकॉज शी वॉज एब्सेंट फ्रॉम द पार्टी, हर फादर इज वेरी एंग्री। बिकॉज शी वॉज एब्सेंट फ्रॉम द पार्टी, क्योंकि वो पार्टी में से एब्सेंट थी, हर फादर इज एंग्री। आप कहोगे बिकॉज आ रखा है, बिकॉज के साथ तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनेगा क्योंकि ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। Sharon prepared the chocolate fuse and then, अब देखो एंड से जोड़ रखा है, she served, तो दो क्लॉजेज हैं और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, यानी कि यही कंपाउंड सेंटेंस है। ये वैन से बन रखा है, वैन तो टाइम की क्लॉज होती है, ये आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। आगे, आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस आइडेंटिफाई अ कंपाउंड सेंटेंस। अगेन कंपाउंड पूछा है। शी वर्क्स वेरी हार्ड, सिंगल क्लॉज है, सिंपल सेंटेंस। शी वर्क्स ऑल डे लॉन्ग टू मेक एंड्स मीट, आप कहोगे एक ही क्लॉज है, वर्क्स है, ये तो इन्फिनिटिव है, सिंपल है। शी वर्क्स हार्ड बट शी डजंट लाइक हर ऑफिस, आप पाओगे कि बट से जोड़ रखा है, दो क्लॉजेज हो गई, तो आप कहोगे ये आपका करेक्ट आंसर है। शी वर्क्स हार्ड डिस्पाइट हर इलनेस, एक ही क्लॉज है, एक ही क्लॉज है, तो सिंपल सेंटेंस है। आइडेंटिफाई द गिवन एज सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, ठीक है। ये इनमें से कौन सा सेंटेंस है? अनलॉकिंग द डोर, शी लेफ्ट, शी लेट हरसेल्फ इन। अब जैसे आप पाओगे सर सब्जेक्ट एक ही जगह, अनलॉकिंग तो आपका क्या होता है, शुरुआत में अगर आईएनजी फॉर्म आती है तो ये आपका जनरली पार्टिसिपल होती है, तो आप पाओगे सर ये तो सिंपल सेंटेंस है, कुछ और नहीं, ठीक है, सिंपल सेंटेंस। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द सेंटेंस, इन स्पाइट ऑफ हिज हार्ड वर्क। अगेन इन स्पाइट ऑफ हिज हार्ड वर्क है, इन स्पाइट ऑफ इसकी प्रेपोजिशन है जिसका ऑब्जेक्ट है हार्ड वर्क, ही सब्जेक्ट है, फील्ड वर्ब है, द एग्जाम उसका ऑब्जेक्ट है, एक ही जगह सब्जेक्ट वर्ब है, यानी कि अगेन सिंपल सेंटेंस। तो ये सारी चीजें सिंपल ही थी और सिंपल चीजें आसानी से आप कर सकते हैं। अगर आपने VOD 3.0 से इंग्लिश कंप्लीट कर रखी है तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके लिए एकदम ऐसे केक वॉक की तरह होते हैं, ठीक है। तो बढ़िया से इंग्लिश पढ़िए, आप चाहे VOD से कर सकते हैं, आप चाहे लाइव से कर सकते हैं, बोथ बैचेज आर अवेलेबल। VOD बैच सिर्फ और सिर्फ 699 में लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ आपको मिलता है। बड़ा ही सॉलिड सा कंटेंट है, बड़ा ही जबरदस्त सी चीजें इसमें आपको मिलेंगी, तो आप आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं इस बैच में। बाकी अगर आप सारे सब्जेक्ट एक साथ पढ़ना चाहते हैं तो कॉम्बो स्पेशल बैच, विक्रम सर की रीजनिंग, आदित्य सर का मैथ्स, मैं इंग्लिश पढ़ा ही लेता हूँ और हमारी पूरी टीम GS पढ़ाएगी, और सिर्फ 2299 रुपए की फी में यार आपको ये बैच मिल जाए, मैं कहूँगा यार इससे बेहतर कुछ और नहीं हो सकता है। आपको ये बैच ले लेना चाहिए अगर आपको कोई भी बैच लेने की जरूरत है तो, ठीक है। बाकी
ग्रामर के लिए रामबाण आप ले सकते हैं रिवीजन करने के लिए, पढ़ने के लिए, हर तरीके से। इंग्लिश का रिवीजन करना हो तो इंग्लिश फॉर्मूला बुक, ग्रामर की प्रैक्टिस करनी हो तो अभ्यास्त्र, बाकी वोकैब पढ़ने के लिए वोकैब संजीवनी, और टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, रैंकर्स गुरुकुल ऑफिशियल एंड प्रशांत सोलंकी इंग्लिश, और व्हाट्सएप चैनल भी हमारे ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो इन सबको ज्वाइन कर लेना। बाकी आज की और अभी के लिए सिर्फ इतना ही रखेंगे इस वीडियो में। अगली वीडियो में जितने ग्रामर के चैप्टर्स बचे हैं सबको कंप्लीट कर देंगे, और उसके बाद में एक वीडियो में वॉइस नरेशन। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।